अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। यूर वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी। मुझे कहते हैं सुहा अफजल, मेरे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारा साथी हरमीत भी मौजूद है। तो आज इस्लामाबाद हमारा की हवाओं में कोटा पूरा है, इस्लामाबाद की हवाओं में मज़े ले रहा है। हेलो हरमीत साहब, इस्लामाबाद का क्या हाल है? इस्लामाबाद से आपको कहते हैं वेलकम, और आप हमें बताएं कैसे आप। जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड वालेकुम मॉर्निंग। और अस्सलाम। आपकी बात दुरुस्त है। इस्लामाबाद वैसे तो गहमा गहमी यहाँ पे रहती है, चाहे वो सियासी हलचल हो या दीगर मामलात हों, क्योंकि तमाम तर मुल्क की जो नज़रें हैं, अवाम की जो नज़रें इस्लामाबाद की ओर होती हैं, तो हलचल तो रहती है रोज़ साहब और सुहा। लेकिन बहरहाल मौसम की बात की जाए तो मौसम कदर बेहतर है। लेकिन बदल ये नहीं जो रहा। गुज़िश्ता रोज़ बारिशें हुई तो उससे ये होता है कि रात तो मुकम्मल तौर पर आप ये समझे कि अब ज़बरदस्त किस्म की हो गई है, ठंडी हो गई है। और अगर हम दिन की बात करें तो शुरुआत जब दिन की होती है तो बड़े मज़े की होती है। चले जी, अच्छी बात है। लेकिन सर लाहौर का मौसम तो बदल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या मसला, इतना हम लंबा तो होता लग रहा चला है जा रहा है। गर्मी हमारी जो है ना वो जाने वाली नहीं है, जान नहीं नहीं है। छोड़ने वाली इस दफ़ा। गर्मियों के बाद अचानक मौसम जो है शायद बदल के कुछ हो जाए, लेकिन अभी ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है। भादों ख़त्म हो गया। भादों उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, देसी महीना है जिसके बारे में कहा जाता है कि सावन और भादों, असवच का तक ये मगर जो मुझे ये याद जो है। मौसम ऐसे हैं जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। यस। खैर, तो ये बादल छाए हुए हैं इस मुल्क की फ़ज़ा पे, सियासी फ़ज़ा के ऊपर भी। और वो बादल जो हैं उसके किसी तरह छटने का नाम नहीं ले नाम ही रहे। नहीं ले रहे। कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन, क्या होना है क्या नहीं होना। कल चकवाल में जो इमरान खान साहब ने दोबारा अपना यू टर्न लिया है, दरमियान में ऐसे लगता था जैसे मफाहमती उनका कोई रद्द-ए-अमल हो गया है, अब वो रिएक्ट नहीं कर रहे उस तरीके के ऊपर। लेकिन कल बड़ी गर्मा गर्म घन गरज वाली तकरीर की है उन्होंने, और फिर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का जिक्र किया है। और ये कह रहे हैं कि वो धमकियां दे रहे हैं मुझे, और धमकियां देने वाले कॉल अननोन नंबर से कॉलें आ रही हैं, और वो अपने लोगों को कह रहे हैं कि जो आपको धमकियां दे आप भी उसको धमकियां दो, और ये कि मैं निमट लूँगा सबसे। ये आगे चल के जब हम सेगमेंट अपना करेंगे इसमें तफसील से इस पर बात भी करेंगे तो इमरान खान साहब का ये रवैया क्यों तब्दील हुआ है, आखिर क्या वजूहात हैं, क्या वो मायूस हो गए हैं कि जो इलेक्शन की कॉल उन्होंने देनी थी और जो इसके नतीजे में उनका ख्याल था कि इलेक्शन फौरी तौर पे हो जाएंगे, अब उनको लगता है इलेक्शन नहीं होंगे नहीं इतनी होंगे, अब जल्दी। कोई रास्ता और वे आउट नजर नहीं आ रहा। तो फिर ये जो बौखलाहट के साथ सर वो दोबारा से उस तरह से बोलना शुरू होगी जिस तरह से बोला करते थे। इन बिटवीन आपने बिल्कुल ठीक कहा, टाइम पीरियड ऐसा था कि बड़ी मुफाहमती एक जेस्चर वो दे रहे थे और चुप भी थे और कहीं कहीं बोल भी रहे थे। और एक बड़ी पंजाबी की मिसाल है कि आप कहते किसी और को है, सुनाते किसी और को है, इस तरह से इनडायरेक्टली वो कर रहे थे बातें। लेकिन कल एक जो घन घरज हमने देखी है उसके बाद सिचुएशन अब क्या होती है, बड़े आवाज़ें बुलंद किस्म की उन्होंने बातें की हैं और डायरेक्टली नाम भी लिए हैं। ऑल दो अपने पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में हम जो चीज़ें डिस्कस करते हैं उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज रनडाउन शेयर करें। हाँ, और उन्होंने साथ में ये जो एक बात की ना दोबारा गद्दार के सर्टिफिकेट वाला, वो भी उन्होंने बात कर दी कि वो जो लाने वाले थे न्यूट्रल्स, वो उनको भी मतलब उन्होंने कह दिया कि पता नहीं गद्दार है या किसको गद्दार कह दिया। और वो कह रहे हैं कि जी वो जो हुकूमत बदली उनको ये जो फॉरेन इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इनको लाने वाले गद्दार से। तो ये गद्दार वाली गेम खुदा के लिए गद्दारों को नहीं भूलेंगे। हाँ जी हरमीत, आपने सुनी तकरीर कल? शायद यही, हाँ बहुत ज़्यादा हमने देखा कि जो सोशल मीडिया भी काफ़ी क्लिप्स जो है वो खान साहब के गर्दिश करो, खान साहब जो इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने आड़े हाथों लिया उस पर भी काफ़ी गहमा गहमी हम देख रहे हैं कि चाहे ट्विटर हो या फेसबुक हो या दीगर प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उस पर भी गुफ्तगू चल रही है। और आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं खान साहब ने एक बहुत बड़ा यूटर्न ले लिया और जो मफाहमत की सियासत थी कहीं अब टकराव की तरफ दोबारा आ रही है। अच्छा हरमीत, कहीं ना कहीं सर हमें ऐसा लगता था कि सियासत करनी इमरान खान साहब को आ गई है। मतलब इन बिटवीन जो टाइम पीरियड हमने गुजारा हमें लगा कि मुफाहमत की जो सियासत है वो सियासत में रहने के लिए बड़ी ज़रूरी है। लेकिन दोबारा से अगर आप सिर्फ कल की तकरीर देख लें तो वो सारी बातें जो उन्होंने शुरू में की थी सर उन्होंने सिर्फ उसको रिपीट किया, उसमें नई बात बज़ाहिर कोई भी नहीं थी। सिर्फ दरमियान में मैंने जैसे कहा ना, दरमियान में ये हो गया था कि वो मुफाहमत की तरफ जा रहे थे। उनका ख्याल ये था कि उनको बहुत ज़्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट रवैया नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन कल के उनके बयानात से ये लगता है कि वो प्योरली एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने जा रहे हैं।
और उस मामले में शिद्दत उनकी बहुत ज़्यादा आ गई है। ज़्यादा हो गई। हमलों में भी बहुत शिद्दत थी, जुमलों में भी बहुत शिद्दत थी, और ये शिद्दत जो है तफसीली इसका जिक्र करेंगे। मैं हमें रन डाउन की तरफ आ जाते हैं पहले। इमरान खान का आप जिक्र कर रहे हैं तो पहली खबर भी कल आपने अपनी न्यूज़ हेडलाइंस में, प्रोग्राम्स में, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स था, इमरान खान के खिलाफ मुकदमे से दहशत गर्दी की दफा खत्म करने का हुक्म ये सादर किया गया है। कल की हाँ, ये भी हाईलाइट कल की डेवलपमेंट है, अहम डेवलपमेंट है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे और कल की उनकी स्पीच के हवाले से भी अपनी डिटेल में इस पॉलिटिकल सेगमेंट में हम बात करेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो हमारे प्रोग्राम में अब हमारी कोशिश ये कि सैलाब ज़दा इलाके जो है उनके बारे में कहाँ पर किस तरह से इमदाद की जा रही है, आप किस तरह से मदद कर सकते हैं, ये तो हम लोग रोज़ाना डिस्कस करते हैं। लेकिन अब चलते हैं उस चीज़ की तरफ जो बेहतरी करेंगे तो ही दोबारा से उन इलाका जात की और उन मकामात की रौनकों को बहाल किया जा सकता है जहाँ पर सयाह ना सिर्फ पाकिस्तान से जो मुंसलिक है बल्कि फॉरनर्स भी बड़ी तादाद में जाकर इन इलाकों को सराहा करते थे। अब अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें तो उन इलाकों को दोबारा से कैसे डेवलप किया जा सकता है, प्राइवेटाइजेशन सर, गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से और प्राइवेट की कोलैबोरेशन से किस तरह से कौन कौन लोग मिलकर काम कर रहे हैं, आपकी मुलाकात आज हम कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन इलाका जात के बहाली के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तो ये भी आज के रनडाउन का हिस्सा होगा। इसके अलावा सर आज हमने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एक चीज़ बड़ी अपने रनडाउन में डिस्कस करनी है अपने प्रोग्राम में। एक कॉमन वर्ड बड़ा यूज़ होता है, आप बड़ी बदतमीज़ हो, आप बड़े बदतमीज़ हो। ये जो बदतमीज़ वर्ड है सर, ये आपके साइकी पे कितने गहरे असरात मुरतब करता है? क्या बदतमीज़ कहने से आप बदतमीज़ हो जाते हैं या आपकी बदतमीज़ी करने से फिर आप, अगर आप बदतमीज़ आपको कहा जाए तो बदतमीज़ी करने से रुक जाते हैं? ये बहुत सारे ऐसे सवाल है। लेकिन एक जो लफ्ज़ है इसकी इंटेंसिटी क्या है, इसको डिटेल में आज के किसी की बेइज्जती करना, मतलब किसी को मुख्तलिफ सख्त जुमलों में कहा जाना, उसके नेगेटिव असरात क्या है, मेरे ख्याल में वो भी देखा जाना चाहिए। और हम इस पर डिटेल में आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैच की बात कर लेते हैं। और इस मैच का बेसब्री से इंतजार था कराची वालों को भी और लाहौरियों को भी। सर मुझे तो भी से बड़ा इंतजार हो गया। 3 मैचेस में से मेरी कोशिश है कि एक मैच तो मैं देखने ज़रूर जाऊँ। अच्छा। तो इसीलिए अब पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला मैच आज खेला जाएगा। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ प्रेडिक्शन अब्दुल रऊफ साहब से लेंगे और कुछ प्रेडिक्शन हम हरमीत से लेंगे और देखेंगे कि आज का मैच क्या सूरत हाल अख्तियार करता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब मंडे ब्लूज से निकल के सर मैं तो ग्रीन्स में आ गई हूँ, आप आज ब्लूज में लेकिन अब डेली डोज की बात कर लेते हैं। आज मंडे डेली डोज की पहली खबर आप लोगों से शेयर कर लेते हैं व्यूअर्स। पहली खबर मंडे ब्लूज के बाद ट्यूसडे ग्रीन्स में आ गई हूँ मैं ये कह रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन में सबसे ज़्यादा खून की एहतियात जमा करने का आलमी रिकॉर्ड सर। हाँ, एक दिन में सबसे 37,000 1800 तकरीबन ये जो बॉटल जो हैं इकट्ठी की गई हैं, ये डोनेट किया गया ब्लड, और ये मुस्लिम चैरिटी, बरतानवी मुस्लिम चैरिटी के तहत ये किया गया है। ये वो कहने लगे कि तमाम दुनिया में कोविड की वजह से खून के एहतियात देने में कमी हो गई थी, अब ये खून के एहतियात बड़ी तादाद में वो इकट्ठे कर रहे हैं। और ये इसके लिए मुख्तलिफ मुल्कों में उन्होंने कैंपेन चलाई जिसमें बरतानिया, अर्जेंटीना, इराक, थाईलैंड, 27 मुल्क हैं जहाँ पे मराकज़ उन्होंने कायम किए हुए थे और उन मराकज़ में इन्होंने ये खून का अतिया जमा किया है। ये खून के एहतियात दुनिया में बहुत से बीमार ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए ये जनाब ये कैंपेन चलाई गई। न्यूजीलैंड से इसका आगाज़ हुआ और फिर ये मुख्तलिफ मुल्कों में फैला के इसको किया गया। हरमीत, खून का अतिया देना बहुत ज़रूरी बात है और ये हर आदमी को पाकिस्तान में भी, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी ने एक जब से ये खबर वैसे जो बता रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस किस्म के मुकाबले होंगे, इस किस्म के रिकॉर्ड जो अगर कायम होंगे तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है। तलेसीमिया के पेशेंट की एक बहुत बड़ी तादाद है। फिर हम देखते हैं कि दीगर इस किस्म की बीमारियाँ हैं जिनको अगर आप उनको ज़रूरत है, डेली उनको खून की ज़रूरत है, और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है अब ज़रूरत बढ़ रही है। तो ये इस किस्म के रिकॉर्ड जो है अगर बनते हैं तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इंसानी खिदमत ही एक बहुत बड़ी इबादत है। अगर कोई इंसान आता है, मैदान में उतरता है और वो बिला तफरीक जाके इंसानों की खिदमत करता है, तो मैं समझता हूँ और फिर ये इस किस्म की अतियात इकट्ठी करना ये एक बहुत बड़ा काम है। जी बिल्कुल ठीक है। मुख्तलिफ लोग इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन मुस्लिम चैरिटी ने एक सबकत ले ली, सबसे आगे निकल गए और उन्होंने, जैसे हमने आपको बताया, 37,1800 अतियात जमा किए
और ये एक तरह का रिकॉर्ड भी उन्होंने बना दिया दुनिया में। इससे ज़्यादा एक दिन में इतने इकट्ठे नहीं हुए पहले। नहीं हो सकते। और कि आलमी रिकॉर्ड बनाने का मकसद भी नोबल कॉज है इसके पीछे, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी इस चीज़ पर बाजी ले गई है कि वो तमाम लोग जिन्हें खून के एहतियात की ज़रूरत होती है उनके लिए ये इनिशिएट लिया गया और ये आलमी रिकॉर्ड जो है वो कायम किया गया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगला डेली डोज जो है, अब रोबोट भी लतीफ़ों पर हंसेंगे। जापान में सर मेरे ख्याल से कोई क्योटो यूनिवर्सिटी है जिसके स्टूडेंट्स ने मिलकर अब डिफ्रेंशिएट कर दिया है। कहका होगा उस पर ट्रेन किया जा रहा है और चीख जो है उसके एक बारीक से डिफ्रेंशिएट करके अब ट्रेन किया जा रहा है रोबोट को कि अगर कोई लतीफ़ा सुनाएगा तो आपने कहका लगा कर हंसना है और बताना है कि जी बड़ी मज़े की और फनी बात थी। वाह जी वाह, कैसे लगेंगे सर रोबोट हंसते हुए? हाँ, रोबोट जो हैं वो हंसते हुए बहुत मज़े के लगेंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है जो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है दुनिया में। इसको तजर्बात किए जा रहे हैं। रिएक्ट कैसे करेंगे रोबोट जो हैं, ये इस हवाले से बहुत तहकीक हो रही है। और बातचीत करने वाले रोबोट पहले ही आ गए हुए थे और वो कहते हैं कि लोगों की तन्हाई का ये इलाज करेंगे। एक एक्सप्रेशन के हवाले से रूस साहब आपने बात की, तो एक्सप्रेशन के हवाले से बहुत सारे पहले हम एक स्टोरी कवर कर चुके हैं जिसमें वो तासुरात जो है वो बदलते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारी चीज़ों के हवाले से अब ये कहके का वैसे भी इंसान को ज़रूरत है हंसने कहके का लगाने की, क्योंकि सेहत के लिए बहुत ये मुफीद है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हालात है पूरी दुनिया भर में कहीं ना कहीं हंसी कम होती जा रही है। तो अगर रोबोट हंसाने का और कहके का लगाने का वो बनता है, जरिया बनता है, तो उससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? लेकिन सर मुझे तो बड़ा आर्टिफिशियल सा लग रहा है, पता नहीं क्यों आपने उस खातून को जो रोबोट खातून बनाई अपनी तरफ से, वो मुस्कुराती भी प्यारी लगती है। लेकिन अभी जो हम विजुअल्स दिखा रहे थे उसमें तो हरमीत देखिए आपको मतलब लग नहीं रहा कोई, आपको बस ऐवी बिला वजह की ना टॉन्ट वाली हंसी पास कर रही है। ओके ओके समझ आ गई है मुझे आपकी लतीफ़े की, लेकिन बहुत ज़्यादा हंसी नहीं आई। ये वाला जेस्चर मुझे फील हो रहा है। अच्छा, वो उसको उन्होंने, हालांकि वो कहते हैं हमने ट्रेन भी किया है कि किन लतीफ़ों पे हंसना है किन पे नहीं हंसना। अच्छा। बिला वजह नहीं हंसते रहना। तो ये भी वैसे आम आदमी भी देखा जाए, मेरा तो ख्याल है आम इंसानों की भी थोड़ी सी तरबियत होनी चाहिए। सोहा, जिस पर आपकी नजर पड़ी शायद ये टोंट वाला लतीफा होता ये भी हो सकता है कि खातून तो है। नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आम इंसानों को भी इस हवाले से ट्रेन करना चाहिए कि बिला वजह कोई भी जोक क्रैक करे तो उस पर आप हंसना और कहका लगाना शुरू कर दे। समझ आनी चाहिए भाई। और बल्कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको लतीफ़ा सुनाओ वो चेहरे बिल्कुल ऐसे के स्पॉट चेहरे के साथ बैठे होते हैं और उनको समझ ही नहीं आती। या बाज़ लोग ऐसे हैं जो लतीफ़ा सुनाने लगते हैं तो उसकी पूरी तारीख बयान करने लग जाते हैं, लंबी चौड़ी तारीख बयान कर रहे होते हैं। कुछ को पैदाइशी तौर पर हंसी नहीं आती। अच्छा अच्छा, ऐसी कोई खबर भी मेरे ख्याल से शामिल करनी चाहिए। बने ऐसे चेहरे होते हैं ना। हाँ, वो चिड़ियाघर में मशहूर है ना कि वो जानवरों ने लतीफ़ा सुनाया तो सब हंसे, गधा चुपचाप खड़ा हुआ था। तो अगले दिन जब गए तो जरा गधा हंस रहा था, तो वो उन्होंने पूछा ये क्यों हंस रहा है अकेला, तो उन्होंने कहा इसको आज समझ आई है। जो पैदाइशी नहीं हंसते उनको हर चीज लेट समझ आती है, लेट। हाँ। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं सर। अगली खबर इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं सोचती हूँ कि अब आप दोनों भी प्लान कर लें कि आपकी अपकमिंग बर्थडे जो है उस पर आपने ऐसा कौन सा कारनामा करना है कि अपने शो में हम अपनी खबरें देना शुरू कर दें। हाँ। ये अगली खबर जो है ये 60 साला फ्रांसीसी को शहरी है सर, इनकी 60वीं सालगिरह थी। इन्होंने कहा कुछ ऐसा करता हूँ मुनफरिद के कोहे पैमा तो मैं नहीं हूँ, लेकिन एक ऐसी इमारत सर जिसकी 48 मतलब आप फ्लोर्स हैं, 48 मंजिला ये इमारत है। और सर उन्होंने क्या किया, अपने कोहे पैमा को शौक पूरा करते हुए उसको सर कर लिया और ये सर 613 फीट लंबी ये एक इमारत है। और सर ये 60 साल के लग रहे हैं इसे आपको? मतलब एक तो उसकी उम्र ऐसी नहीं लग रही जैसी चाबुक दस्ती है, स्पाइडरमैन की तरह टक 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 स्पाइडरमैन की तरह, और 48वीं मंजिल तक पहुंच के और ये कारनामा उसने इस बिल्डिंग का पहली दफा नहीं सर अंजाम दिया, वो कई दफा पहले भी कर चुका है। मुझे तो पागल लग रहा है थोड़ा मुझे लगता है कि जब आपकी एज ज्यादा होती है और रूस साहब बगैर किसी हिफाजती इंतजामात के वो ऐसे चल रहा है। बड़ा मुश्किल काम है कि आपके पास कोई ऐसी चीजें ना हो, ना कोई आपने कोई इंतजामात की हो और उसके बगैर आपकी बात से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क मुझे भी महसूस हो रहा है। नहीं मैं आपको बताती हूँ, जब आप सर मुझे लगता है कि एज के ज्यादा होना शुरू हो जाती है तो मौत को करीब से देखना शुरू करते हैं, आपको मौत से डर लगना खत्म हो जाता है। फिर उन्होंने कहा चलो वैसे तो मरना नहीं है, चलो गिर के मरूंगा तो नाम तो होगा, अब 60 साल तो मैंने जी ली है। और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि 1 घंटा मुसलसल वो चलता रहा है, दरम्यान में एक आध वक्फा उसने लिया पानी पीने का।
अपने उसने बॉटल साथ रखी थी, उसने बैग निकाल साथ के रखा हुआ है। बैग में से उसने किया और सर हाइट ही और देखिए, मतलब चढ़ता रहा है। मतलब ये है कि 613 फीट लंबी ये इमारत है जिसको हम दिखा रहे हैं हरमीत जैसे। तो सर तो चौथी मंजिल पे ही देखे नीचे तो होए अल्लाह, इतनी गहराई, मैं तो बड़ा चौथी मुश्किल मंजिल काम से है नीचे भाई। ना देखूं। हाँ तो ये चले जी, ये खैर, ये खबरें जो भी हमारा साथी इकट्ठी करता है वो ऐसी हैरत अंगेज ही खबरें इकट्ठी करता सर है। हमारी पूरी और टीम है इसके पीछे, हाँ, और हमारी पूरा ये सिर्फ production देखने team। वालों के लिए तनबीह है, खुदा के लिए आप इसको ट्राई ना करें। हाँ, अगर do not कोई try देखने at वाला है, your- ये लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, इनकी बहुत प्रैक्टिस होती है, इन्होंने बहुत महारत से किया होता है और इसमें ख़तरा बहुत ज़्यादा है, जान का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। हाँ मतलब ये स्पाइडरमैन भी नहीं इटसेल्फ, अगर स्पाइडरमैन की बात की जाए उसके उनके पास भी सर ग्रिड होता है, प्रिकॉशंस होती हैं, उनके पास भी कोई ना कोई एहतियाती तदाबीर होती है। अगर आप ड्रामास में देखें, मूवीज़ में देखें, कार्टून्स में देखें, अब ये जनाब कोई करेक्टर भी नहीं है, लेकिन वैसे इटसेल्फ अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करेक्टर है कि 60 साल की उम्र में बर्थडे सेलिब्रेट की इन्होंने, 48 मंजिला इमारत पे पहुंच के ऊपर पहुंचे होंगे सर, तो हो ही रहा होगा हैप्पी बर्थडे को, केक शेक भी काटा ही होगा ऊपर। पता नहीं ऊपर जाके क्या किया होगा, लेकिन यह है कि सालगिरह मनाने का मुनफरद अंदाज ज़रूर है, लेकिन बहुत ख़तरनाक है। खतरनाक है, डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। अच्छा जी, हाँ। अगली खबर से खतरनाक खबर नहीं हो सकती सर। मैं आपको बता दूं, आप कह रहे थे कौन इकट्ठी करता है खबरें, अगली खबर से खतरनाक खबर, और अगली खतरों का खिलाड़ी ही सर ऐसा काम कर सकता है। हाँ। एक ऐसे शख्स, सऊदी शख्स है सर, उसने सुकून की तलाश में गेस व्हाट क्या किया होगा? उसने सुकून की तलाश में घर से भाग गया होगा। हाय अल्लाह, सर एक घर से भागा होगा दूसरे घर में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। 53 शादियां की ये सऊदी शहरी ने, सिर्फ किसकी तलाश में? सुकून की तलाश में, और सुकून तो फिर नहीं मिला। और मोहब्बत भी नहीं मिली होगी उसको, उम्मीद है। नहीं सर, ये वो वाला हिसाब है, 10-11 बच्चे हो जाए फिर कहते हैं सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। खान साहब की, अब तो खान साहब की बात पे उसको अमल करना चाहिए कि 53 शादी के बगैर बाद भी उसको सुकून नहीं मिला, तो फिर सीधा सुकून कहीं और है। नहीं सुकून तो, अच्छा 53 शादियां करने के बाद सुकून कब्र में भी नहीं है हरमीत, वहां भी नहीं मिलना सुकून जिसकी तलाश में ये वहां गए हैं। पर अब वो कह रहे हैं मैं सेटल हो गया हूँ, अब दोबारा शादी नहीं करूँगा, आखिरी शादी भी मैंने कर लिया है। यह है कि जो उन्होंने ऐलान किया है उसके तहत पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। एक आदमी कितनी 53 शादियाँ, और ये जो खातून बेटी मेरे ख्याल से 53 मतलब 53rd जो है ना, मेरे ख्याल से ये वो उनकी। अच्छा सर, मैं एक ऐसे बंदे को सुकून मिलना भी नहीं चाहिए जो इस तरह के, मतलब इसकी शादियां जो हैं, वो कहता है मैं 20 साल का था जब मैंने पहली शादी की, मुझे सुकून नहीं मिला, और मैंने फिर दूसरी शादी कर ली 23 वर्ष की उम्र में, फिर उससे भी सुकून नहीं मिला, मैंने उसको भी वैसे तलाक दे रूसा दी। मुझे किस्सा याद आ गया कि हमारे गांव में ना एक शख्स थे, तो उसे भी सुकून नहीं था और मुसलसल वो शादियां करता जा रहा था। अच्छा। चौथी शादी की और मामला इतने, हालात इतने खराब हो गए कि आखिरकार उसने वो सीधा कब्र की तलाश में चला गया, क्योंकि बड़ा मुश्किलात इतने ज्यादा हो गए थे, एक लड़ाई झगड़े और मामला बिगड़ते गए तो सुकून मिला ही नहीं, और सीधा उसने खान साहब की बात पे अमल कर दिया लेकिन कि सुकून हरमीत, वहां ये है। सऊदी शहरी ने तो हिम्मत नहीं हारी सर, एक नहीं दो नहीं 50 शादियां, 50 के बाद भी ऊपर 3। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अलिफ लैला व लैला, वो कहानी जिसने पढ़ी हो, किस्तवार कहानी है, इसकी तकरीबन 8-9 जिल्दें हैं। अलिफ लैला व लैला का महवर जो है वो यही है कहानी का बुनियादी तौर पे, और वो ये है कि एक बादशाह है, उसको बीवी से बेवफाई मिलती है। अच्छा। तो उसके नतीजे में वो ये करता है कि वो कहता है मैं रोज़ शादी करूंगा और सुबह उठ के बीवी को कत्ल करवा दूंगा, और बहुत सी खवातीन का कत्ल हो जाता है। आहा। फिर एक वज़ीर की बेटी जो है वो ये कहती है कि मुझे इससे शादी करने दो, और वो उससे शादी करती है, और बहन को भी मजबूर करती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। अच्छा अच्छा। फिर वो उसको एक कहानी सुनाती है, और वो कहानी सुनाती है ऐसे पॉइंट पे ला के छोड़ देती है जहाँ पे तजस्सुस बहुत ज़्यादा होता है कि आगे क्या होगा। तो बहन उसको कहती है आगे सुनाओ, तो वो कहती है आगे तो अब ये कल ही सुना सकती हूँ, लेकिन कल तो मैंने नहीं होना क्योंकि मैं तो सुबह मारी जाऊँगी। तो बादशाह ये कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें एक रात और देता हूँ, अच्छा। तुम ये कहानी ज़रूर मुकम्मल करो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। इस तरह से वो 1001 रातें कहानी सुनाती रहती है, और उसकी ज़िंदगी जो है वो तवील लंबी होती चली जाती है। और वो कहानियाँ बहुत दिलचस्प हैं, मैंने पढ़ी हुई है पूरी है अलिफ लैला व लैला, अच्छा। और लोगों को भी पढ़नी चाहिए। तो बहरहाल वो 1001 रातें जब वो गुजार चुकती है, फिर बादशाह को यकीन आता है कि सभी खवातीन बेवफा नहीं होती, और वो उसको 5 उंगलियां एक जैसी नहीं पांचों होती, उंगलियां एक जैसी सारे नहीं मर्द होती। एक जैसे नहीं होते, इस तरह सारी खवातीन भी एक जैसी नहीं होती। ये कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो कि अब मेरे ख्याल से इस तरह की कहानियों से हमें पता लगता है। लेकिन सर हैट्स ऑफ टू दिस मैन
कि अच्छा इस मर्द को तो हम हैट्स ऑफ कर ही रहे हैं सर, वो खवातीन जिन्होंने जो 51 होगी ना, उसने सोचा होगा 50 बीवियाँ, उसके बाद मैं 50वीं के बाद एक प्लस हूँ, और सर ये उनको भी क्रेडिट जाता है, उन 50 बीवियों को भी बरहल जाता है, या उस खातून को जो भी करंटली उनकी बीवी है कि वो सोचती होगी कि 50 बीवियों के साथ वफा की नहीं, मेरे साथ कैसे करेगा, या मैं इसको कैसे सुकून दूँ। बहरहाल ये अनोखी चीज़ थी और काफ़ी वायरल थी सोशल मीडिया पे, तो कि हम लोग अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आप लोगों से डिस्कस करते हैं। खैर वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। हमने एक छोटी सी लेनी है ब्रेक, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम नवाज जी। ब्रेक के बाद आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हाल ही में अफ़गानिस्तान का दौरा करके आए हैं। इनसे किसी वक्त में उस दौरे की तफसील भी पूछेंगे, लेकिन अभी फौरी तौर पे आमिर कल बहुत ही एग्रेसिव नोट के ऊपर था इमरान खान साहब का चकवाल में जो खिताब था, और यूँ महसूस होता है, हमने पहले भी शो के शुरू में बात की कि जैसे उन्होंने मफाहमत का बयानिया छोड़ के दोबारा एक बयानिया वो अपनाया है जो बुनियादी तौर पे एक रिएक्ट करने वाला, एक धमकियां देने वाला बयानिया है। और उन्होंने दोबारा कहा मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई अगर आपको धमकियां दें तो आप भी उनको धमकियां दो। एंटी इस्टेब्लिशमेंट जाने का बयानिया क्या ये अब फाइनली होगा? क्या इमरान खान मायूस हो गए हैं कि इलेक्शन के जो ऐलानात होने थे वो अब नहीं हो रहे और उनको लगता है कि इलेक्शन नहीं होंगे? क्या इस वजह से ये हो रहा है और क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इमरान खान साहब की जो एक मुलाकात के बारे में कहा जा रहा था उसमें कोई या तो वो उस तरह हुई नहीं या फिर उसमें ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। और आप ठीक कह रहे हैं कि एक बार पिछले कुछ दिनों में उन्होंने इशारे दिए मुफाहमत के, एक टीवी इंटरव्यू में थोड़ा उन्होंने सॉफ्ट बातें की और कुछ उन्होंने स्पेस देने की बात की, लेकिन लगता है कि उनको शायद एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं उतर रही, या मुझे लगता है कि इमरान खान को लगता है, या फिर शायद वाक़तन ऐसा है कि दो मुख्तलिफ लॉबीज हैं जिसमें कुछ इमरान खान के खिलाफ या उनको लग रहा है, जिस तरह आप उन्होंने कहा भी कि उनको धमकियां मेरे लीडरों को आते हैं, कुछ चीजें हैं, तो वो एक कहीं पर वो थोड़ा सा अग्रेसिव जाते हैं, 2 स्टेप आगे चले जाते हैं, फिर एक कदम पीछे हट के उनके दोस्त, उनके हमदर्द उनको मशवरा देते हैं कि थोड़ा सा आप रुके, हमने थोड़ा सा पीछे हटते हैं, लेकिन उनको बात बन नहीं रही। और इमरान खान के अंदर जल्दबाजी भी बहुत है ना, इमरान खान इसको लंबा नहीं करना ले चाहते। आपने देखा होगा ना, सैलाब के मामले में भी इमरान खान से बहुत लेट हरकत में आया। मुझे तो ऐसे लग रहा था जिस तरह एज ए प्लेयर उनको गुस्सा है कि मौसम की वजह से मैच उनके हाथ से निकल रहा है। तो सैलाब पे भी बड़ा लेट, वो कई दिन तो बिल्कुल ही खामोश बैठे रहे, तो फिर कहा कि मुझे इसका तजर्बा नहीं है, मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, ये वो। फिर आखिरकार जब पब्लिक प्रेशर बढ़ा, उनके अपने पार्टी वर्करों ने ट्विटर पर ट्रेंड चलाए और कंपेन चलाई और काफी फिर वो एक्टिव हुए। फिर टेलीथॉन में खैर काफी उन्होंने फंड वगैरह भी इकट्ठे किए, लेकिन इमरान खान का ना वो लंबा करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और वो शायद मेरे ख्याल सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन सूरत इस वक्त ऐसी है नहीं। तो वो जो इस तरह का जो अग्रेशन है, मुझे तो खतरा है कि उससे इनके लिए मसाइल बढ़ेंगे इमरान खान साहब के लिए। अच्छा आमिर, जो जी हरमीत जी आप बात करें। जी आमिर खाकवानी साहब, अगर हम देखें जिस तरह को कल जो आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आवाज का मुझे इशू आ रहा है। अच्छा, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि पंजाब की अगर हम बात करें, स्पेसिफिकली पंजाब की बात की जाए, तो एक खबर वहां से ये भी गर्दिश करी कि एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है और जहांगीर तरीन साहब दोबारा एक्टिव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि खतरा जो है पंजाब से भी मंडरा रहा है खान साहब पर, और इसी वजह से एग्रेशन और वो जो फ्रस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं उसकी तकरीर में भी हमने देखी, और जिस तरह उन्होंने बड़ी जबरदस्त धुआंधार तकरीर तो की, लेकिन साथ में तनकीद भी बड़ी ज्यादा थी और एस्टैब्लिशमेंट पर ही तनकीद की ज्यादा से ज्यादा। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि खतरा तो मंडरा रहा है, बल्कि एक खबर तो ये भी थी कि जहांगीर तरीन साहब को और अलीम खान वगैरह लोगों को कहा गया कि आप तहरीक इंसाफ को भी तोड़ने की कोशिश करें, न सिर्फ पंजाब असम्बली से हटकर भी, उसके अलावा भी तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि शायद इमरान खान नायल हो जाए तो तहरीक इंसाफ को ब्रेक किया जाए। ये खबरें जितने चल रही हैं कि इससे पहले इंटरेस्टिंग मैं बात कहूँ आपको, कुछ दिन पहले यानी महीना डेढ़ पहले ये बात मुझे पता लगी कि जहांगीर तरीन ने एक जिम्मेदार आदमी को बताया जो इमरान खान के करीब है कि मैं तहरीक इंसाफ में दोबारा आना चाहता हूँ, और मेरे लिए, और ये बाकायदा बात चली कि भाई जहांगीर तरीन ने कहा कि मेरे लोग जो सब है वो सब छोड़ गए हैं उनको, और वो मैंने तो कभी इमरान खान के खिलाफ बात नहीं की और पर्सनली कभी बयान नहीं किया। ये तो वो एक तरह की मूव चली भी थी और इमरान खान से भी कहा भी गया, और इमरान खान ने
मुबैना तौर पे, यानी वो जो रावी यही कहता है कि इमरान खान ने कहा कि मुझे तो जहांगीर से कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है अब इस वक्त जहांगीर को ले आऊँ तो मैं किस जगह पर ले आऊँ, क्योंकि वो एक ज़ाहिर एक इंपॉर्टेंट आदमी है और इस वक्त तहरीक इंसाफ में कोई ऐसा खला नहीं है, ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं है जिसके लिए जहांगीर को ले आऊँ। तो ये बात भी चलती रही पहले, लेकिन अब ये कहा गया कि कहा जा रहा है कि इनको टास्क दिया गया है, वो एक्टिव हो रहे हैं तहरीक इंसाफ को तोड़ने की भी और पंजाब असेंबली में भी अक्सरियत बदलने की, क्योंकि इमरान खान साहब जितना अग्रेसिव खेलेंगे ज़ाहिर है जवाबी कार्रवाई भी तो होगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है चौधरी परवेज इलाही का, क्योंकि चौधरी साहब आप देखें बिल्कुल अग्रेसिव नहीं है। चौधरी साहब ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी और तहरीक इंसाफ के दरमियान, कम अज़ कम उनका इरादा यही है, कोशिश वो यही कर रहे हैं अभी तक भी जितना चलाया जा सके। तो अब चौधरी साहब का की वजह से बचत हो जाए पंजाब में एक और बात है, नहीं तो इमरान खान साहब का जो अगर ये बयानिया उनका आगे चलता है, एक आध और जलसे में इस तरह की बात करते हैं या थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है पंजाब में 8-10 लोगों की अक्सरियत है, ये तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। और इलेक्शन कमीशन वगैरह के बारे से काफ लीग का इशू भी चल रहा है, चौधरी शहजाद साहब का स्टांस तो यही है ना कि वो पार्टी जो है वो सदर है और वो पार्टी अरकान उनके कहने के पाबंद है, तो अच्छा, कुछ ना कुछ सर, ऐसा हो सकता है। ये कहिएगा कि हम नए नैरेटिव की बात कर रहे हैं, कल तक हम ये बात कर रहे थे कि हमें किसी नए नैरेटिव की ज़रूरत है इमरान खान साहब को, क्योंकि उनका नैरेटिव वो जब भी बिल्ड करते हैं, अगर हम माजी में देखे जाए गद्दार होने को या फिर अगर हम ओवरऑल देखें कि अमेरिका के ख़त को, तो उनका नैरेटिव लोग सुनते भी हैं, वो लोगों के दिमागों में इंडल्ज करने में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहते हैं। कल तक हम किसी नए बयानी की बात कर रहे थे, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी आपने उनके मिजाज में हमेशा नहीं देखी, वो अग्रेसिव भी हैं। अब दोबारा से अगर कल की सिर्फ स्पीच की बात की जाए तो वही सारी बातें की गई हैं जो कि पहले करके वो रुक गए थे। बीच में एक ऐसा टेन्योर आया था कि उसमें मुफाहमत की सियासत करते हुए हम उन्हें देख रहे थे। एक नए नैरेटिव की जरूरत थी, या दोबारा से अगर उसी को रिपीट करेंगे तो उसके क्या आफ्टर इफेक्ट हो सकते हैं, जो कि अब आना शुरू हो बात है गए। कि इमरान खान साहब हर पॉलिटिशियन की तरह ज़ाहिर है उनका भी फोकस और टारगेट तो है इक़्तिदार में आना और इलेक्शन कराना। उनका असल सारा उनका फोकस इसी में है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि इस वक्त वो पॉपुलैरिटी की जिस पोजीशन में है पंजाब में, मेरा तो मतलब मेरा ख्याल है और बहुत से और लोग भी इसको शायद तायद दिलाएंगे कि वो 2/3 मेजॉरिटी ले सकते हैं। सिंगल मेजॉरिटी तो यकीनी समझी जा रही है ना इस वक्त पंजाब और केपी में जो वहाँ पर पोलिटिकल पोजीशन है, और सिंगल मेजॉरिटी से लेके 2/3 मेजॉरिटी के दरमियान में कई हिस्से ले सकते हैं अगर अगले 2-3 महीनों में इलेक्शन हो जाते हैं। इमरान खान से खतरा ये है कि इलेक्शन अगर 6-8 महीने आगे चले गए तो फिर चीज़ें शायद उस तरह ना रहे, इनको सियासी तौर पर नाहल कर दिए गए तो उसका भी ज़ाहिर है इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा। और तहरीक इंसाफ में अगर टूट फूट हुई है, इस तरह के दूसरे हरबे हुए, तो वो उन जब उनको खबरें जैसे देखें ना ये खबरें हम तक पहुँचती है तो सबसे बेहतर और ज़्यादा दुरुस्त खबरें तो ये खान साहब तक पहुँचती है ना, कि उनको लोग उनको डायरेक्ट बताते होंगे कि हमें कोई फ़ोन आया या नहीं आया, जैसे कि मूव हुई है या जागीदीन ये कर रहे हैं फलां जो भी चीज़ें, तो उनके जवाब में भी एग्रेशन अपनाया जाता है। ये एग्रेसिव जवाबन करते हैं कि अगर तोड़ने की कोशिश की जा रही है या मुझे नायल करने की कोशिश की जा रही है या अगर कुछ सोचा जा रहा है कसम या पॉलिटिकल या तहरीक इंसाफ में अगर कोई फॉरन ब्लॉक बनाने की सोचा जा रहा है तो फिर अगर ऐसा है तो फिर मैं ज़्यादा अग्रेसिव खेलूंगा, एक ये भी बात है। तो असल नैरेटिव इमरान खान का यही है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, और वो उनको लगता है इलेक्शन होंगे तो इक़्तिदार में आ जाएगी। अब इलेक्शन में जितना डिले होगा उस एतबार से वो अपना नैरेटिव को ज़ाहिर मॉडिफाई करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा आमिर, हमारे साथ ही रहिएगा, एक हमें लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे आमिर खाकवानी साहब से, हमारे साथ अभी मौजूद हैं वो। आमिर अस्सलाम वालेकुम दोबारा से। अच्छा ये फरमाइए कि जैसे हमने पंजाब की सूरत हाल के हवाले से बात की अभी थोड़ी देर पहले, अब अगर इमरान खान साहब की डेस्पिरेशन को देखा जाए तो जो उन्होंने पार्टी इजलास में बात की कि बहुत से लोग मुझे बाईपास कर रहे हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट से मिलने जा रहे हैं, इसको उन्होंने बहुत पसंदीदा कदम करार दिया। तो इमरान खान साहब को वहाँ भी तो ख़तरा लग रहा है, और उसके बारे में आज एक तजियाती रिपोर्ट में फ़ारूक अक़दस की पढ़ रहा था जो उन्होंने कह रहे हैं कि थोड़े से लोग नहीं, बहुत से लोग हैं जो पार्टी के अंदर इमरान खान साहब को बाईपास कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ अपना मजबूत करते हैं तो आपके ख्याल में पार्टी के अंदर और भी टूट फूट होने का अंदेशा है? देखिए पाकिस्तान में तो आपको आप जानते हैं ये हमेशा इसका खतरा रहता है। यहाँ पे सियासी जमातों में लोग अपने मफाद को देखते हैं और नज़रिया या आइडियालॉजी या लॉयल्टी उस तरह की नहीं होती, तो इसके बिल्कुल इम्कानात मौजूद हैं। ख़ासतौर पर वो लोग जो जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना होता, जो मुशीर या एडवाइज़र वगैरह बनने को या सेंटर या इस तरह के और रास्तों से या मुख्तलिफ और ओहदे लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनके लिए तो आसान है। लेकिन ये है कि इस वक्त इलेक्शन के जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, टिकट लेना है जिन्होंने, उनके लिए आसान नहीं है पीटीआई को छोड़ना।
क्योंकि पीटीआई की पब्लिक सपोर्ट बहुत सारे हलकों में बहुत ज्यादा है। और आप देखेंगे अभी तक तहरीक इंसाफ जो जुड़ी हुई है, पीटीआई जो अगर जुड़ी रही है, तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि इमरान खान ने जो बड़े बड़े जलसे करना शुरू कर दिए, बल्कि 10 अप्रैल को जो लोग बाहर निकले उस रात को, उस वक्त से लेकर उनके बाद उन्होंने जलसे और ये खास स्ट्रेटेजी दानिस्ता भी अपनाई गई, और उसके नतीजे में ये हुआ कि उसी स्ट्रेटजी के नतीजे में ये हुआ कि लोग उनके साथ जुड़े रहे उनके साथ। तो ये एक बड़ा फैक्टर आया है सामने। अच्छा आमिर साहब, अगर हम देखें, जब सोहा ने जिस तरह सवाल किया था आपसे कि अमेरिकन के खिलाफ जो बयानिया था, उसके बाद जब अमेरिकन से मुलाकातें हुई, फौज चौधरी साहब की या दीगर रहनुमाओं के, खान साहब की मुलाकात हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं वो बयानिया थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर उसके बाद कुछ राब्ते जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुए, उसके बाद भी खान बदले से नजर आए। लेकिन अभी दोबारा जब ये उतराए मैदान में, तो हमने माजी में देखा है कि जिसने भी पंगा लिया एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसका बहुत बड़ा बुरा हशर हुआ है। चाहे हम भुट्टो को साहब को देखें, दीगर या नवाज शरीफ साहब को देखें, दीगर लीडर्स को देखें, तो आपको लगता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा मामला तय हो जाते हैं तो खान साहब दोबारा यू टर्न ले सकते हैं इस मामला पे, या इसी तरह तेजी आएगी? देखिए, इमरान खान साहब का तो अपना फलसफा है कि यू टर्न लेना, वो एक लीडर की, एक स्टेट्समैन का उसे खूबी समझते हैं, तदब्बर समझते हैं कि यू टर्न लेना सियासी हालात के मुताबिक। इमरान खान बिल्कुल उसके हामी है, हक में। आपने देखा नहीं, अचानक वो सॉफ्ट उन्होंने जेस्चर देखिए, इमरान खान की इंटरव्यू में जो उन्होंने इशारे दिए, बिल्कुल ही लोगों को हैरान कर देने वाले थे। लेकिन एक बात देखें ना, इमरान खान का ये ख्याल है, और पाकिस्तान में हमने देखा है कि अगर पॉलिटिकल लीडर अगर अपनी सियासी ताकत अपनी शो करता है और पब्लिक सपोर्ट बड़े लेवल पे शो करता है, खासतौर पर पंजाब में, तो एस्टेब्लिशमेंट भी उसे थोड़ा सा सीरियस लेती है। मतलब नवाज शरीफ साहब ने जितने डायरेक्ट अटैक किए हैं अपनी वीडियोस में, अभी सभी साल 1.5 साल पहले पुरानी बात नहीं है, उस वक्त लगता था कि इसका मामला खत्म हो गया है और मियां साहब के लिए कभी भी स्पेस नहीं होगी। फिर हमने देखा कि अचानक सब कुछ बदल गया। तो इमरान खान साहब को शायद ये लगता है कि वो सपोर्ट देखें, वो एक बार पब्लिक सपोर्ट हासिल करते हैं, बड़े जलसे करते हैं, ज़मीनी इलेक्शन जीतते हैं, कैंपेन बनाते हैं, पूरा फिजा बनाते हैं, फिर थोड़ा सा सॉफ्ट जेस्चर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस देने की बात करते हैं, और ये बात करते हैं कि भाई एक तरह से गैर रस्मी किस्म की एक्सटेंशन की बात भी कर देते हैं, लफ्ज कहे बगैर, लेकिन मुशायरा पूरा देते हैं, उस तरह का इंडिकेटर बातें देते हैं। तो ये चीजें करते हैं। फिर जब उनको लगता है कि बात नहीं पूरी हो रही, अभी भी कसर पूरी है, कसर रहती है, थोड़ी सी एक आंच की कमी है, फिर वो दोबारा से एक रेशे इख्तियार करते हैं। अब ये एक इंटरेस्टिंग गेम है, और इसमें ज़ाहिर टेम्परामेंट की भी है कि इमरान खान कब रेड लाइन क्रॉस करते हैं, या रेड लाइन क्रॉस करने से इधर तक रहते हैं। और चीज जो मैं जानना चाहता हूँ, इजाजत हो तो जी हरमीत जी, हम पंजाब में हमने देखा कि 25 मई को जब खान साहब निकले लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो उस वक्त हुकूमत नून लीग की थी। अब खान साहब दोबारा भी मामला जो है सितंबर या एक हफ्ता वो दे चुके हैं, 1.5 हफ्ते का टाइम दे चुके हैं। तो अगर वो निकल आते हैं, इस वक्त हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब की है, कोलिशन है वहां पे पंजाब में, तो आपको लगता है कि पीडीएम अब कोशिश करेगी कहीं ना कहीं इन दिनों में ही हुकूमत गिराने की, पंजाब का जो तख्त है वो उसको उल्टाने के लिए कोशिश की जाएगी? यकीनी तौर पे देखिए, इस वक्त अगर इमरान खान, जो आज मैंने देखा है न्यूज में भी आए हैं और वो इशारे मिल रहे हैं कि सितंबर में या आगे थोड़ा सा अक्टूबर में अगर लॉन्ग मार्च की अगर बात कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं, तो अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पंजाब और केपी हुकूमत इनके पास है, तो लोग ये अपने कारकुनों की और बड़ी तादाद इकट्ठी करके इस्लामाबाद के बाहर ले रहे हैं, तो इस्लामाबाद पुलिस की बस की बात नहीं है, और रेंजर्स के लिए भी आसान नहीं है। मतलब तो मेरा ख्याल है अगर ऐसा, अगर उनको लगा, सीरियसली लगा पीडीएम को, तो फिर हुकूमत इनकी गिरा दी जाएगी, या गौरव राज नाफिज कर दिया जाएगा, या कुछ भी कर दिया जाएगा। इतनी बड़ा ब्लंडर मेरा नहीं ख्याल कि वो करेंगे, और खासतौर पर जब उनको सपोर्ट भी हासिल है पावर कॉरिडोर्स में, तो वो अगर अगर इमरान खान सिर्फ ये प्रेशर बिल्ड करने के लिए कर रहे हैं, एक धमकी के तौर पर दे रहे हैं कि अगर मेरी बात ना मानी गई और कुछ मामला आगे में से ना तय किया गया, तब मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, तब और बात है। लेकिन अगर ये जैसा कहते हैं ना कि ऑल आउट वार पे जाते हैं, या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे इमरान खान जाते हैं, तो जवाबन भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाएंगे और फिर सब चीजें गिरा दी जाएंगी। तो मतलब कम से कम पंजाब में हुकूमत गिराना तो इतना बड़ा मामला नहीं है। कुछ लोग तोड़ दी जाए, बाद में वो नाहल भी बेशक हो जाए, या कोई ना कोई तरीके से करके, इवन एक किसी खास मरले पे ये भी मुमकिन है कि चौधरी परवेज अली साहब पे भी इन्फ्लुएंस किया जाए, चौधरी साहब पे भी इन्फ्लुएंस किया जाए। चौधरी साहब एक पुराने पॉलिटिशियन है और पावर में रहते हैं हमेशा, और इमरान खान के साथ कोई देरी ना कोई, ऐसा तो नहीं कि उनके साथ कोई लंगोटिया दोस्त हो। चौधरी साहब एक प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन है ना, प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन है। तो बहरहाल, लेकिन ये बहुत आगे की बात है। अभी देखना ये है कि ये सिर्फ प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं इमरान खान,
या कुछ करना या एक मतलब वाकई सीरियस है ठीक है लॉन्ग आमिर मार्च साहब, जाने आमिर के साहब लिए? थैंक यू सो मच। देखना ये कि प्रेशर बिल्ड लिए क्या आपको लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाती है, लेकिन सर किसी सूरत पे भी इस वक्त लॉन्ग मार्च की कॉल देना किसी सूरत भी आपको सूट नहीं करेगा। हाँ ये मुल्क सूट की नहीं मौजूदा करेगा, सूरत लेकिन हाल मेरा है। मतलब है कि उसमें और भी कई पहलू हैं ना। बहुत सारे हैं। पहलू ये देख लें कि जो मुल्क की सूरत हाल है, इकॉनमी की, सैलाब की, उसमें सबसे ये अहम कितना बात। ख़तरनाक साबित होगा। बहरहाल हम आने वाले दिनों में इस बारे में भी बात करते रहेंगे। इमरान खान साहब की जो कॉल है ये कितनी ख़तरनाक हो सकती है, ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया है ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकेंड आवर ऑफ द शो, और प्रोग्राम के आगाज़ में, बीच में और आखिर में हमसे कहीं भी हमें मौका मिले हम सैलाब की बात ज़रूर करते हैं। सैलाब ज़दा इलाके जो हैं और सैलाब ज़दगान जो हैं उनकी मदद के लिए रोज़ाना कुछ ना कुछ हम प्रोग्राम में ऐड कर रहे होते हैं। और अगर तंजीमों की बात की जाए, ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए, कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात की जाए, इंडिविजुअल्स की बात की जाए तो सब लोग जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी देर से इस तरह की चीज़ों पर काम कर रहे हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ को मज़ीद किस तरह से पाकिस्तान में अच्छा ज़र मुबादला कमाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। TDCP, PTDC की बात करें या प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो इस पर बहुत ज़बरदस्त काम किया है उमर ने। उमर से काफ़ी दफ़ा मेरी मुलाकात भी हो चुकी है शो के अलावा भी। तो मैंने सोचा कि आज अगर सैलाब ज़दा इलाकों को किस तरह से हमारे पास किस मॉडल के तहत दोबारा से इन्हें बहाल करने का मौका मौजूद है तो उमर से ये जान लेते हैं। उमर का तारुफ आपसे कराते हैं। उमर CEO है ऑरेंज लॉफ्ट के, और इसके अलावा स्वीट टूथ को भी ऑन करते हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। उमर कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र। आप थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सैलाब से शुरू कर लेते हैं। अब आपने तो ऑरेंज लॉफ्ट एक होटल चेन है जो कि आपने गवर्नमेंट के साथ मिलकर काफ़ी जगह पे लॉन्च भी किया, खुद भी आप बड़ा एज ए इंडिविजुअल ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन अब सबको ज़रूरत है, अब इन इलाकों को आपकी ज़रूरत है। हमारा असल में ऑरेंज लॉफ्ट का शुरू से मॉडल ही ये था कि जो एग्जिस्टिंग होटल्स हैं और जो लोकल्स खुद चला रहे हैं उनको हम लोग रीडू करते हैं, रीवैम्प करते हैं और उनको स्केल अप करते हैं। तो अगर किसी का पहले एक होटल है और वो बड़ी बुरी हालत में, उस बेचारे को यही नहीं पता कि वो ज़्यादा कमा सकता है क्योंकि उसका एक्सेस टू मार्केट ही नहीं है, तो हम लोग उसको एक्सेस टू मार्केट देते हैं और हम उसे कहते हैं कि ये टेबल नहीं अच्छी, ये चेयर नहीं अच्छी, ये बेड नहीं अच्छा, ये अच्छा होगा तो आप इतने पैसे कमा सकते हो। कोई पंजाबी जाके होटल खोलता है, वो 20,000 का कमरा रखता है और जो लोकल होता है वो बेचारा 3-3 हज़ार रुपए के ऊपर कार्ड लेके खड़े होते। तो हमारा पहली मॉडल था लोगों को अपलिफ्ट करने का। तो सैलाब के बाद ऑब्वियसली पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है, चीज़ें चेंज हुई हैं, तो हमें भी थोड़ा डाइवर्स करना पड़ा है कि हम लोग बिल्डअप के स्ट्रक्चर्स को ऐसे चेंज करें। अभी जो बिल्कुल एक आम लोग हैं जिनके मिट्टी के घर या दूसरे होते हैं, तो अभी बड़े आप भी कभी ट्रैवल करते हैं तो आप कई दफ़ा अब लोगों का टेस्ट चेंज हो गया। अब लोग ऊंची बिल्डिंग में नहीं रहना चाहते, लोग एक ही फ्लोर पे रहना चाहते हैं। आप नॉर्थ में जा रहे हैं, आप पहाड़ों को एंजॉय करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम लोगों ने अभी एक मॉडल पे काम तो हम लोग कर रहे थे, जो आपने शेपर्ड होम्स देखे होंगे जो छोटे मिट्टी के घर होते हैं, तो उसके लिए हम पहले ये काम कर रहे थे कि हम उन सबको इनेबल कर सकें कि वो 8,000 तक का कमरा दे सकें। तो उनके वो जो एक मिट्टी का कमरा होता है उसको रीडू कैसे करना है, तो हम लोग उसको बेसिकली अर्थ होम कहते हैं। तो अभी सैलाब के लिए जब शुरू किया तो अभी तकरीबन जो दूसरा हफ्ता है हम लोग एक मॉडल हाउस पे काम कर रहे हैं, जिसके लिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है, छत। अच्छा। और छत ही गिरती है। जब भी आप सुनते हैं सैलाब आया, छत गिर गई, बारिश हुई, छत गिर गई, ये हो गया। तो आप इस्लामिक आर्किटेक्चर देखें तो उसके अंदर डूम शेप होती है, डूम के अंदर लेंटर नहीं डलता, गार्डर नहीं डलते, चीज़ें नहीं डलती और एक पैटर्न के अंदर ईंटें लगती हैं जिससे डोम बन जाता है और वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो हमने 3D प्रिंटर से इंस्पायर हो के हमने एक मॉडल बनाया है कि जिस तरह सैंड बैग्स होते हैं उनको रख के आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जहाँ की मिट्टी उधर ही इस्तेमाल हो सके, कंस्ट्रक्शन की शेप प्यारी हो, ठीक है, और जल्दी हो सके। तो आपको पता है नॉर्थ के अंदर लोगों को खुद कंस्ट्रक्शन करने का मतलब शौक तो नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का घर बनाते हैं, खाना पकाते हैं और सारा मोहल्ला इकट्ठा होके किसी का घर बनाता है। तो हमने उस मॉडल को रखते हुए कि यहाँ से लोग तरपालें भेज रहे हैं, पहले जितने का टेंट मिल रहा है उतने का घर बन सके। तो मेरा मॉडल ये था, लोग टेंट बना रहे हैं उतने में एक घर बने। अच्छा, और वो इस तरह का हो कि अर्थक्वेक और फ्लड रेजिस्टेंट हो। तो फिर हमने उसके मॉडल्स वो यूज़ किए कि वो कहते हैं ना कि रूमी का एक कॉल है कि मिट्टी किसी के हाथ में सोना है। अच्छा। तो मिट्टी तो हम सब वी आर ऑल मेड ऑफ सॉइल, तो
तो मिट्टी बड़े काम की चीज़ है लेकिन हमें इस्तेमाल करनी नहीं आती। अच्छा देखिए सर, एक और चीज़ ये है कि उमर, आप मुझे इस हवाले से बताएं कि मैंने जब पहले बहुत सारे शोज़ किए आपके साथ और बहुत सारे इंटरेक्शन मेरे आपसे रहे हैं, पीटीआई गवर्नमेंट जब सर आई थी तो जो टीडीसी पे पीटीसी के मोटल होते थे उसको फ्री करने की कोशिश की थी किसी हद तक, मतलब बहुत ही कम प्राइस में लोगों ने कहा था कि आप जाएं और ये गवर्नमेंट के जो घर है इसको इस्तेमाल असल में गवर्नमेंट उसके अंदर भी टीडीसी इसका जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तभी इनिशिएटिव एक शुरू हुआ था और उसके अंदर फिर हम लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि टूरिज्म की बात हो रही थी, बड़े अरसे के बाद टूरिज्म के ऊपर काम हो रहा था। असल में काम दोनों ने ही किए हैं, हम क्या इसको वो बोले, नून थी तो वो कहती है पीटीडीसी बनाए हमने थे, पीटीआई आई है तो पीटीडीसी बंद हो गए लेकिन टीडीसी भी चलना शुरू हो गया। मतलब एक कुछ कई जगहों पे एक्टिव रहे कहीं पे नहीं, तो वो गवर्नमेंट्स तो आती जाती रहती हैं। चीज़ ये है कि हमारे मुल्क का नाम होना चाहिए, तो इनके पास इतनी एग्जॉटिक और इतनी प्यारी लोकेशंस हैं, इनको अपलिफ्ट करना बनाना। प्रॉब्लम मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के साथ ये होता है कि एक ब्यूरोक्रेट टेक्निकल बंदा नहीं है जिसको इंटीरियर का नहीं पता, तो कई दफ़ा विजुअल थिंकिंग होती है लेकिन ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन नहीं होती। तो उसके लिए प्राइवेटाइज करना बहुत ज़रूरी है। वो प्राइवेटाइज होगा तो फिर लोग आगे। तो हमारा यही मॉडल था, जिस तरह एक साइड थी हमारी बांसरा गली वाली, वो कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट करती थी, जीरो था, नेगेटिव, उधर ऊपर सैलरीज थी। अब सिंस वी जॉइंड हैंड विद द गवर्नमेंट, तो अब गवर्नमेंट के लिए वो रेवेन्यू पॉजिटिव है, अब गवर्नमेंट वहाँ से रेवेन्यू कमा रही है। तो अगर वहाँ पे एक एक्टिविटी होने से एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और नाम बढ़ रहा है, बांसरा गली कभी कोई रुका ही नहीं था। जगह गवर्नमेंट की है और रेनोवेट आप करते हैं, हमने बनाया है फिर वहाँ पे। यस। अच्छा ये फरमाइए, ये घरों के हवाले से मैं जो सैलाब ज़दगान के इलाकों के घर हैं उसके हवाले से जानना चाह रहा था कि आपने जैसे कहा कि एक टेंट की कीमत में घर बन जाता है या बन सकता है, प्लान ये अगर प्लान किया जाए तो। इसकी थोड़ी सी तफसील और बता दें, चूँकि टेंट तो 10-15 हज़ार रुपये का आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें आप 3D प्रिंटर की जब प्रिंटिंग देखते हैं तो वो लेयर्स के अंदर प्रिंट करता है, ठीक है, सीधा सीधा लेयर ऊपर। और अगर आप डोम की उसको कमांड देते हैं तो डोम शेप जो होती है ये बनती है और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो तकरीबन 22 इंच की दीवार, एक सैक हम लोग इस तरह का बना रहे हैं जो यूवी प्रोटेक्टेड और वो हो, जिसके अंदर आप लैंडफिल उधर की ही मिट्टी को उसके अंदर भर के फिर उसके अंदर आप साइड के ऊपर उसकी वो कर देंगे, लाइमस्टोन, सीमेंट और ग्रेवल वगैरह भर के उसका वो जिस तरह वो चिकनी मिट्टी का और वो बनता है वो करके आप उसको लेप कर देंगे। वो इतना स्ट्रॉन्ग है जिस तरह मिट्टी के घर बनते हैं, लेकिन मिट्टी के भी पुराने आर्किटेक्चर को ज़हन में रखते हुए, क्योंकि डोम आपको पता होगा कि डोम की सारी स्ट्रेंथ उसकी वो डोम शेप में, क्योंकि वो इकट्ठी ऊपर आ रही है, ठीक है, तो उसका हर पॉइंट प्रेशर पॉइंट है। मतलब वो छत नहीं है, छत के ऊपर एक पत्थर गिरता है तो वो टूटती है, ठीक है, या कुछ होता है वो टूटती है। तो वो फ्लैट स्ट्रक्चर है, वो आसान कंस्ट्रक्शन है। हम लोगों ने अपने आप को इन चीज़ों में डाल के जो नेचुरल वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन थे उससे दूर हो गए। ठीक है। अब इस्लामिक आर्किटेक्चर डोम्स है जी, वो क्यों है? क्योंकि उसके लिए कोई स्पेशल ना। अब मेरा टारगेट क्या था कि कंस्ट्रक्शन ऐसी हो जिसमें स्किल रिक्वायर ना हो स्पेशल। अब यहाँ से लोहे वाले जा रहे हैं, वो तो नहीं बख्शेंगे, वो भी बेचारे काम करते हैं, चीज़ें करते हैं। वो लाहौर से जा रहे होंगे, लाहौर से लोहा जा रहा होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पड़ेगी, छतें डलेंगी तो किसी फैक्ट्री से शटर जाएंगे, चीज़ें जाएंगी, उसकी कॉस्ट आएगी। तो एक पक्का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते करते इट कॉस्ट मिलियन से ऊपर चली जाती। ठीक है। तो मेरा मॉडल था कि ऐसी चीज़ बनाएं। अभी हम लोगों ने उसका पहला मॉडल हाउस इंशाल्लाह कर लिया, उसके अंदर हमने यूएस के सिविल इंजीनियर कुछ इंगेज किए हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह रेवोल्यूशनरी किस्म का डिज़ाइन। लेकिन उमर जो इस वक्त डैमेज है, नाउ डैमेज इज डन, लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। आपने तो ये तो एक मॉडल की बात कर ली, डैमेज बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा डैमेज है। और उससे भी बड़ा डैमेज ये, अभी आप देखें कि कलाम में हमारी एक प्रॉपर्टी है और अभी कलाम वाले बड़े खुद जैसे कहते हैं ना कि उनको खैरात और वो एक किस्म के झिझकते हैं उससे कि हमें नहीं चाहिए, हम खुद करेंगे ये। तो कहते हैं सर ये रहने दें, हमें किसी तरह लोगों को बता दें कि ये रास्ता ये वाला खुल गया है तो टूरिस्ट आ सके। अभी जब से ये हुआ है सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बिल्कुल खाली हैं, ज़ीरो टूरिस्ट, कोई बंदा आपको कहीं जाता नज़र नहीं आएगा। तो हर जगह खाली हुई है क्योंकि हम लोग बंद होने का बताते हैं, हम लोग खुलने का नहीं बताते। हमारी मीडिया न्यूज़ के अंदर भी यही मसला है, हम लोग हमेशा ये बताते हैं कि ये चीज़ टूट गई, वो रिकंस्ट्रक्ट हुई है, उसको कवर नहीं करते। अभी कलाम की सड़क बड़ी स्पीड से रिकंस्ट्रक्ट हुई है, कुमराड का पानी का फ्लो तो गुजरा है वहाँ पे। सबसे पहले तो देखें ना गवर्नमेंट की जहाँ जहाँ पे पार्ट आते हैं, अब मैं कहता हूँ कि दरिया के अंदर पिलर बना के उन्होंने होटल बनाए हैं तो वो तो गिरेगा, आप दरिया से टक्कर नहीं ले सकते, आप कुदरत के आगे नहीं खड़े हो सकते। तो गवर्नमेंट शुड हैज़ दीज थिंग्स इन प्लेस कि
बनाने से पहले रोका जाए, बनाने के बाद तो कारोबार का लॉस है। अच्छा उमर हमारे साथ हमारे साथी हैं हरमीत। हरमीत, जरा हरमीत से भी बात कर लें। जी हरमीत। जी उमर पाजी की मैंने ज़्यादा गुफ्तगू नहीं सुनी क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पाजी आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह आपने बात की कि ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इलाके वही या वो इमारतों को नुकसान पहुंचा है जो दरिया के किनारे बने या वहाँ पे बने जहाँ पे पानी कहीं उसका रास्ता था और वो पानी खुश्क हो गया, वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देखी और तबाही भी वहाँ पे ज़्यादातर नुकसान भी वहाँ पे पहुँचा है। आप अगर नई कंस्ट्रक्शन होती है, हम देखते हैं कि इंतज़ामिया इसमें मुलविस होती है, ज़िला इंतज़ामिया हो या सूबाई हो, वो ज़रूर इसमें मुलविस होती है और बहुत ज़्यादा पैसा खा जाते हैं। तो इस बार जो कंस्ट्रक्शन होगी तो क्या आपको लगता है कि दोबारा उसी जगह कंस्ट्रक्शन की इजाज़त मिल जाएगी या कोशिश की जाएगी कि इनको कहीं और कंस्ट्रक्ट किया जाए? देखिए वी कैन ओनली विश। मुझे बड़ों ने एक चीज़ सिखाई, मैं पहाड़ों में मुझे तकरीबन 12-14 साल हो गए हैं, मैं ट्रैकिंग करता रहा हूँ, चीज़ें करता रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ समझ आ गई है कि जहाँ पे पत्थर गोल है ना वो कभी पानी का रास्ता था। ठीक है। जहाँ पे आप खुदाई करें या कहीं पे भी कुछ हो, अब कलाम वाली वो पूरी पट्टी वहाँ पे पत्थर गोल आपको नजर आएगा। तो पत्थर गोल का मतलब ये है कि वहाँ से पानी गुजरता था। मुझे बड़ों ने समझाया कि कभी गोल पत्थर वाली जगह पे जगह नहीं खरीदनी या जगह लेनी नहीं है। लोकल्स को पता है कि ग्लेशियर आता है तो किधर किधर से आता है, सबको पता है। ज़्यादा लोग ये होते हैं जो इन्वेस्टर वहाँ पे जाके कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि बस दरिया के अंदर पाँव लटका के कस्टमर बैठ जाए ताकि वो पैसे ज़्यादा दे। इंतज़ामिया की जहाँ तक बात है, ये बड़ी हार्श होना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर, बाय लॉज बनाने पड़ेंगे कि सेटबैक क्या होता है, पार्किंग क्या होती है। मरी हमेशा चौक होता है, हर साल हम एक बुरी खबर सुनते हैं, हर साल। मतलब एक होता है ना कि कोई साल रह जाए, फिर हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स, हम लोग पुलिस बना देंगे, चीज़ें कर लेंगे, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है कि वहाँ पे गाड़ी के पास चेन हो। मतलब हमारी होती है बंद हुकूमत, सॉरी टू से, हमेशा जो सी भी हुकूमत आई है उन्होंने बंद हुकूमत की है। म्यूजिक हो रहा है बंद करा दो, कॉन्सर्ट हो रहा है, सिक्योरिटी का इशू है, ना कॉन्सर्ट हो ना सिक्योरिटी का इशू हो, कॉन्सर्ट बंद करा दो। अभी उस दिन बैठे हम बात कर रहे थे कि हमारे पास कौन सी जगह, अगर आपने फैमिली के साथ कहीं जाना है तो व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव। थिएटर ख़त्म हो गया, थिएटर का है कहाँ, कोई स्टेज प्ले कुछ नहीं हो रहा, चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, फेस्टिवल सारे बंद, कोई फेस्टिवल्स नहीं है। जब मरी वाला हादसा हुआ उसके बाद मरी कितनी देर बंद रहा जी, क्यों? क्योंकि प्रिवेंटिव, मैंने कहा आप दो चीज़ें करें कि अगर किसी के स्नो टायर नहीं है तो वो स्नो में ना आ जाए। आप उससे पहले एक चेक पोस्ट लगा दें कि आपकी गाड़ी के टायर कौन से हैं, या फिर आपके पास क्या चेन है, क्या आप फंस गए तो निकल सकते हैं, या क्या आपके पास रिजर्वेशन है। आपके पास रिजर्वेशन है तो आप 100 बिस्मिल्लाह है। तो आप लेकिन डे ट्रैवलर है, लोगों के बिजनेस इफेक्ट होते हैं और रियल टाइम हो रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट को ये नहीं समझ आती कि इतना बड़ा इन्फ्लक्स रुक जाता है। वो आप जो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये हो जाए मरी का जो आप बात की जाए, तो जिस वक्त वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वहाँ भी इजाज़त दी गई है बगैर सोचे समझे, बेतरतीब। बिल्कुल। वो हम जो अपने बचपन में मरी जाया करते थे, वो क्या था, वो हमें याद है कि मतलब थोड़े से घर, थोड़े से रेस्टोरेंट और ग्रीनरी हर तरफ। अभी मरी जाके अफसोस होता है, मरी जाके अफसोस, स्मेल आना शुरू हो जाती है। आप मरी एंटर होते हैं, आपको एक ऐसी गंदी स्मेल आती है। अब सीवरेज का निज़ाम नहीं है, हम लोग बनाते हैं पहले एक सोसाइटी और वहाँ पे हम लोग 100 घरों के मुताबिक पाइप डालते हैं, उसके ऊपर बन जाता है 1000। फिर उसको बड़ा कोई नहीं करता, फिर वो उसको दोबारा खोदते हैं, सट तोड़ते हैं, दोबारा बनाते हैं, उतनी देर में कोई एक हुकूमत से दूसरी आ जाती है और हम वही हैं। अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 70 सालों में हम लोग दोबारा वापस पीछे आ गए। तो अभी जो 15 सालों में तरक्की की थी, टूरिज्म थोड़ा आगे गया था, हर किसी ने काम किया उसके ऊपर, लेकिन ऐसा बैक लगता है कि हम फिर दोबारा ग्राउंड जीरो आ जाते हैं। अच्छा, आप रिवर्स गियर की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि हमने देखिए खेला कितना है ना, मतलब कंस्ट्रक्शन की अगर बात की है तो कंस्ट्रक्शन में हमने पहाड़ काटे, दरियाओं का रुख मोड़ा। अब देखिए कुदरत अपना इंतकाम लेती है, कुदरत अपना इंतकाम लेती है और उसने अपना इंतकाम लिया। हर साल आप कहते हैं कोई ना कोई बुरी खबर आती है, लेकिन उस खबर की नौयत तब्दील हो जाती है, लेकिन वो कुदरत से रिलेटेड ही होती है। अब कितना कुछ कंस्ट्रक्शन करते वक्त आप, चूंकि ऑरेंज लॉफ्ट जब कंस्ट्रक्ट करते हैं और आप जब हमने आज तक दरख्त नहीं काटा। हमारी प्रॉपर्टीज के अंदर, हमारी एक हुंजा में प्रॉपर्टी, उसके अंदर से दरख्त बाहर को निकला हुआ है और वो दीवार उस दरख्त के अंदर बाहर कंस्ट्रक्ट हुई है। अच्छा। मतलब वो दीवार के अंदर दरख्त गया हुआ है। आप बांसरा गली गई हैं, वहां पे आपको कोई दरख्त कटा हुआ नहीं मिला होगा। तो मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ कि अगर छोटा भी है तो उसको नहीं काटना, दरख्त की वजह से ही तो लोग आ रहे हैं। अच्छा, लोगों को ये बात नहीं समझ आती। हम ये कुछ छोटी चीज दिखा रहे हैं अभी ऑरेंज लॉफ्ट की, ये सर इग्लूज है
मतलब ये कैसा कॉन्सेप्ट है जो कि उमर ने जब लॉन्च किया तो उस वक्त नॉर्दर्न एरियाज में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। मतलब कंस्ट्रक्शन में ना कोई हमने पत्थर इस्तेमाल किया, ना हमने कोई सीमेंट इस्तेमाल किया। ये वो इग्लूज बनाए हैं जो वहीं की लकड़ी से बने हुए हैं और वहीं के मौजूदा चीज़ें जो हैं उसको यूटिलाइज करके ये छोटे छोटे इग्लूज बनाए हुए हैं। ये कौन से इलाके में? ये मरी वाला था, ये अभी मालूम जब्बा है। अच्छा, दिस इज इन मालूम जब्बा। जिससे पीछे था वो मरी था, वो पहले हुंजा था। हुंजा में हमने किया तो अताबाद लेक के ऊपर, अताबाद लेक के ऊपर सबसे पहला मैं था। आई वाज द फर्स्ट वन टू डू एनीथिंग ऑन अताबाद लेक। तो हमने इग्लूज वहाँ पे किया। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होनी ही नहीं चाहिए, वहाँ पे ईंट नहीं लगी होनी चाहिए, वहाँ पे ब्लॉक नहीं लगा होना चाहिए, सीमेंट ना नजर आए। लेकिन अभी वहाँ पे अताबाद का भी बुरा हाल होने वाला है। बस अभी 2-4 साल ठहर जाएं आप। अभी आप उधर पीसी से लेके सारा कुछ आ गया, सब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, सब वो है। तो जब मैंने किया था, मैं असल में कंस्ट्रक्शन करके हम लोग ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। मतलब एक कमरे पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वां कमरा और वो सारे भरे होंगे। हमने क्या किया, हमने ग्लैम्पिंग के ऊपर किए कि यार लोग नेचर के पास रहें और ग्लैम्प आउट नेचुरल रहे। तो हमने, मेरा प्लान ये था कि वहाँ पे कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्शन, परमानेंट कंस्ट्रक्शन बैन हो। लेकिन वो आपको पता है गवर्नमेंट ना कर सकती है ना कुछ और है, तो परमानेंट कंस्ट्रक्शन लोग करते हैं वो रिपीट कर रहे हैं सर, बार बार कंस्ट्रक्शन करके आप पहाड़ काट रहे हो, दरियाओं का रुख मोड़ रहे हो और फिर नुकसान आप बर्दाश्त कर रहे हो। फिर नुकसान अभी देखिए टेम्परेचर चेंज हो गया ना। आप इतनी गर्मी, कभी गर्मियों के अंदर आप कभी नॉर्दर्न एरियाज में पूछें तो वहाँ पे इतनी गर्मी कभी उन्होंने देखी नहीं थी। अभी इतनी गर्मी है कि वो लोग कहते हैं। और यहाँ लाहौर में मौसम बेहतर होता है और जून जुलाई के अंदर आप नॉर्थ में कहीं पे चले जाएं, इससे कई गुना हिल स्टेशन ना हो, नीचे वाला एरिया हो, सारे गर्म, वैली, गिलगित, स्कर्दू, बॉइलिंग हॉट आप अंडा रखें वो उबल जाएगा। ठीक है, थैंक यू इतनी वेरी मच उमर, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर सर। कंस्ट्रक्शन करने के कुछ सेल्फ रूल्स भी होते हैं। आपके कोई रूल्स हैं या नहीं है? अपने रूल्स खुद सेट कर ले कि हमें अगर नेचर सेव करनी है तो हमें उसके लिए खुद काम करना पड़ेगा। सो मच, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और हमने लेनी एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। अपनी ज़िंदगियों में हम देखते हैं कि हम बगैर सोचे समझे लोगों की बेइज्जती करते चले जाते हैं, ऐसे सख्त अल्फाज करते हैं जो उनकी इज़्ज़त नफ्स को तार तार कर देती है। इसके बहुत शदीद नफ्सियाती असरात होते हैं और हम उससे वाकिफ़ नहीं होते। जिसकी बेइज्जती हो रही होती है कई दिन तक वो उन असरात से निकल नहीं पाता। इससे हमें अपने रवैयों में क्या तब्दीली लानी है, क्यों लोगों का ख्याल करना है, इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर ज़हरा कनीज़ माहिर नफ्सियात हैं हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जैसे कि आपने जिक्र किया कि बहुत से नेगेटिव अल्फाज, गलत बेइज्जती वाले, या उसको हम बहुत लिमिटेड वर्ड्स में अगर कर सकते हैं तो दैट इज़ लाइक हर्ट। कोई भी इंसान जो गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है वो हमारे नफ्सियाती सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, क्योंकि एज़ वी सी हमारी 4 किस्म की सेहत हैं: जिस्मानी सेहत और नफ्सियाती सेहत, समाजी सेहत और रूहानी सेहत। और जब कोई इंसान हमारे साथ बदतमीज़ी करता है, गलत अल्फाज कहता है, गाली देता है, तो हम एंगर से फुल हो जाते हैं और हमें लगता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग अबाउट अस, और हम उसको किसी और इंसान पे निकालते हैं जिनके ऊपर हमारी अथॉरिटी होती है, नॉट ऑन पीपल जिनके अंडर हम आते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो हमारी मजबूरी है, वहाँ पे हम उनको सुनना पड़ेगा। एग्जैक्टली, हम उनको इन रिटर्न कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह से आप सोशल मीडिया पे देखिए, आजकल इतना आसान हो गया है एक दूसरे को तंज करना, तनकीद का निशाना बनाना और उनको डिग्रेड करना, उनकी कामयाबी पे भी और उनकी किसी भी तरह की फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेके। पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा घरों तक महदूद होती थी, बच्चों तक महदूद होती थी। वी आर अ ब्राउन कंट्री, फिर भी हमारे मुल्क में एक गोरा कॉम्प्लेक्स अभी भी एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। दे गो फॉर बिल्कुल कुछ नहीं खाना, बोटॉक्स की तरफ, वाइटनिंग इंजेक्शंस की तरफ। इट्स नॉट दैट कि ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन ये एवरीथिंग इज़ इन अ बैलेंस, और हर चीज़ आपके लिए नहीं होती। बिल्कुल। ये बताएं कि हम बड़ा इसको ना आसान अल्फाज में ना लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। ट्रोलिंग, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, Yes. बहुत ज़्यादा आम हो गई है। बहुत ट्रोलिंग में हर चीज़ आ जाती है, बेइज्जती भी आ जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ तरह के कमेंट्स भी आ जाते हैं। बड़ी एक बारीक सी लाइन है, बासु का 4 लोग 4 दोस्त बैठे हों तो हो रही किसी की बेइज्जती होती है। बेइज्जती इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम तो मजाक कर रहे हैं। हम तो लाइटर नोट पे आपसे कहा था
हाउ टू डिफरेंशिएट कि आप अगले बंदे की इज्जत नफ्स को मजरूह कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप मजाक कर रहे हैं? हाँ, कभी कभी देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन, एक बहुत बारीक लाइन है मजाक और बेइज्जती के बीच में। मजाक ऐसा होता है जहाँ पे एक म्यूचुअल चीज़ें जो फ्रेंड्स शेयर कर रहे हो उसके ऊपर मजाक हो सकता है, लेकिन अगर हम किसी के पेरेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, उनकी फैमिली के ऊपर बात कर रहे तो आप हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। वो बेइज्जती है एंड दैट कम्स अंडर डिसरिस्पेक्ट, तनकीद और हर्ट हो जाना। अक्सर लोग जो फ्रेंड सर्कल की अगर आप बात करें तो ग्रुप में बहुत कोई कमज़ोर दोस्त होता है जिसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कमज़ोर सी होती है, वो बोल नहीं पाता, स्टैंस नहीं ले खानदानी उसका पर्सपेक्टिव जो पस मंजर है जी, वो ऐसा नहीं होता जिसकी बुनियाद के ऊपर उसको बिल्कुल, ज़ाहिरी ये भी हो शबाहत सकता जैसे है। आपने कह दिया, Yes. मतलब ज़ाहिरी हुलिया उसका बिल्कुल, इस तरह का स्टेटस है। बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड होता है। बहुत इम्पोर्टेंट होता Yes. है। तो मतलब ये है कि ये एहसास से तफाखुर जो है मुझे कि मैं सुपीरियर हूँ, जी। यही ज़ाहिर है दूसरे को करता है ना। बिल्कुल। अच्छा, और उसमें हम कोशिश भी ये करते हैं कि दूसरा जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नफसियाती तौर पे मजरूह करें, क्योंकि जितना हम ज़रा उनको ब्रेक करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वो हमसे ज़्यादा कामयाब हो। और ये एक तरह की प्रोजेक्शन भी, अगर मुझे लगेगा कि आप मुझसे ज़्यादा कामयाब हैं और मेरे से ज़्यादा काबिलियत रखते हैं फील्ड में, तो मैं आपको कोई ना कोई ऐसा कमेंट करूँगी ताकि मैं आपके यहाँ पे हर्ट कर सकूँ। और जब Hit कर इंसान सकूं एग्जैक्टली, बाकायदा। क्योंकि फिजिकल पेन से ज़्यादा पेनफुल चेंज Psychological इज pain. साइकोलॉजिकल पेन, इमोशनल पेन। और एक दिल जो है अगर हम उसको देखें वो हमारे पूरी बॉडी का दायरा खिलाफा है। अगर हम इस पे अटैक करेंगे एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अटैक्ड, जिस्मानी तौर पे भी, रूहानी तौर पे भी एंड सोशली ऑल्सो। ठीक है। हमारे हरमीत साथी हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो हरमीत जी। जी 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 डॉक्टर ज़हरा, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह आप गुफ्तगू कर रही हैं, और ज़ाहिर बात है कि हमारे सोसाइटी में ये चीज़ें बड़ी आम है। सोशल मीडिया है तो उसने तो तबाही मचा दी है, कहीं ना कहीं तस्वीर पे, कहीं ना कहीं आपकी वीडियो पे, या कहीं ना आवाज़ थोड़ी कम आ कहीं रही है। किस चीज़ पे आपको आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। की जाती है। मेरी आवाज़ आ रही है अब आपको? आ रही ठीक है, आप अब आ दोबारा रही है। repeat बोले कर दें repeat ज़रा। करें। हरमीत रिपीट जी जी कर जी। देना। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा कि जो ज़्यादातर हम देहात में देखते हैं या ऐसे घराने जहाँ पे जो कंबाइंड फैमिली होती है, जहाँ पे ये होता है कि एक फैमिली सिस्टम है, वहाँ पे ये चीज़ ख़वातीन में फिर बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि एक दूसरे पर तंज मारना, एक दूसरे को टोन मारना। तो आप इससे कितना नुकसान होता है, दूसरे शख्सियत की जो पर्सनालिटी है उसमें उसको कितना नुकसान होता है, और कितनी वो इस चीज़ से वो मुतासिर होती है जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर, उसको क्या क्या नुकसान होते हैं? इस बहुत सी तनकीदें हैं जो जॉइंट फैमिली में की जाती हैं, जैसे कि किसी की फ़िज़ीक के ऊपर बात कर दी, किसी के बैकग्राउंड स्टेटस के ऊपर बात कर दी, किसी के बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर बात कर दी गई, कोई ना कोई नुक्स निकालना उनके खाने में, उनकी सफाई में, उनकी अपब्रिंगिंग में। और ख़वातीन हर वक्त गुस्से में रहती हैं और वो बच्चों पे अटैक करना शुरू कर देती हैं। बहुत से केसेस हैं बच्चों के विद अ लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज़, क्योंकि उन्होंने बचपन में मारे खाई हैं बिला वजह, और वो जो बहू की मारे हैं सास की वजह से या शौहर की वजह से या जॉइंट फैमिली सिस्टम में किसी ने भी कुछ कह दिया, इट डज़ हर्ट, इट डज़ अफेक्ट, और वो फिर ग्रीफ की जगह एंगर बनना शुरू हो जाता है और वो एंगर एक्सटर्नली निकलता है। इवन अगर आप सोशल मीडिया ट्रोलिंग की जैसे उन्होंने बात की, आप रिसेंटली मेमिश हयात को गोल्ड मेडल मिला था एंड इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस, बट उसके ऊपर भी बहुत तनकीद की गई, बहुत ज़्यादा जुमले कसे गए, और उनको ये भी कहा गया कि मतलब ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट क्राइटेरिया कि ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, सवाल करें, बनता है, हम सबका हक है वो सवाल करना, लेकिन अगर हम किसी कामयाबी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसको तनकीद भी नहीं करना अच्छा, चाहिए। हम किसी की कामयाबी को डाइजेस्ट नहीं करते। Yes. लेट्स टॉक अबाउट कि हम इन चीज़ों को मज़ीद कैटेगराइज कर लेते हैं। अगर आप किसी कॉलेज की बात करें, स्कूल यूनिवर्सिटी की बात करें, आप टीचर की बात करें, Yes. कुछ भी ना करें, आप अपने वर्क सर्कल की बात कर लें, अब वहाँ पर बेइज्जती वाला जो एक एलिमेंट है ना, किसी एक एम्प्लॉय की बेइज्जती होती है तो बाकी रेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज आर हैप्पी कि यार इसकी तो क्लास हो रही है ना। अच्छा, आपको कितना कहा जाता है कि आपने अगर किसी को समझाना है, किसी को डांट पिलानी है, कुछ भी करना है, आप अकेले में उसे कहें। Yes. ये तो देखिए ना, हमारा इस्लाम भी सिखाता है कि अगर आपने किसी को कोई तनकीद का निशाना भी बनाना है, किसी को समझाना है बीइंग अ बॉस, तो आप उसे अकेले में समझाएं। 4 बंदों के सामने अगर आप उसे प्यार से भी समझा रहे हैं ना, वो उसको बेइज्जती ही परसीव कंसिडर करेंगे, बिल्कुल इसमें ऐसे। कितना काम होना चाहिए आपकी मेंटल हेल्थ पर, आपके वर्क सर्कल में कितना काम होना चाहिए? बहुत सी इवन अगर हम अपने इस्लामिक कंटेंट में देखें तो सबसे बड़ा जो एक हक बनता है हमारा इंसानियत का एक दूसरे की तरफ, वो ये है कि कोई भी इंसान हमारी ज़ुबान से जो है तकलीफ़ ना उठाए, ठीक है। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है, और उन्होंने उसमें ये भी है कि दिस जॉ
इसके अंदर एक बहुत ही एक नरम गोशा है एंड दैट कैन अफेक्ट यू वेरी बैडली। तो बहुत ज़्यादा अगर हमारे अंदर एंगर है, हम अपनी इनसिक्योरिटीज़ में हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, अपने फिज़िकल इश्यूज़ हैं, या हमें कोई नहीं पसंद आ रहा तो हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमारा पूरी दुनिया पे, आप पे मेरा कोई इख्तियार नहीं है। आई डोंट हैव एनी कंट्रोल। तो अगर मैं आपको बताऊंगी ओ यू नीड टू कट डाउन योर फूड, आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत मोटे हो रहे हैं और ओ आपके तो बाल गिरना शुरू हो गए हैं एंड आपकी पेरेंट्स कैसी है, तो बहुत ज़्यादा किया जाता है ये, बहुत ज़्यादा तो अगले बंदे को तो सर हम फर्ज समझते हैं अच्छा कहना। डॉक्टर, अगर हम देखें अगर आज हम किसी की गुफ्तगू कर रहे हैं कि फलां शख्स ऐसा कर रहा है, फलां, कहीं ना कहीं चीज़ वो हम में भी मौजूद है और कहीं ना कहीं हम भी इस किस्म का इजहार करते रहते हैं और कहीं ना कहीं टोंट या तंज अपनी ये जो शख्सियत में हमारी शामिल होती है, इससे निकला कैसे जाए, अपने आप को कैसे निकाला जाए? सबसे बड़ी चीज़ है शुक्रगुजारी। अगर हम किसी को भी मिल रहे हैं, कोई भी गैर इंसान क्यों ना हो और जितना भी करीबी इंसान क्यों ना, हमें उनकी तारीफ़ करना शुरू कर देनी चाहिए। अप्रिशिएट करें। हम उनके अंदर अच्छाई देखेंगे तो हमें बुराई नज़र नहीं आएगी। इट इज़ गोइंग टू ओवरशैडो। और वो बुराई सिर्फ हमारे लिए, ज़रूरी नहीं है जो मेरे लिए एक स्टैंडर्ड है वो आपके लिए वही स्टैंडर्ड हो। हर किसी की अपनी अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका होता है, प्रेफरेंसेस होती हैं, चॉइसेस होते हैं। एवरीबडी शुड बी कंफर्टेबल इन देयर बॉडी टाइप। एवरीबडी जो अपनी ज़िंदगी में जिस स्टेटस में है, जो वो कर रहा है उसमें कंफर्टेबल होना चाहिए। बस शर्त यह है कि वो किसी का दिल ना दुखा रहा हो। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो माहिर जो नफ्सियाती सेहत है, अगर उसके ऊपर असर होगा तो पूरी जनरेशन्स पे वो चीज़ आना शुरू हो जाती है। हमारे जो अमूमन क्लासरूम्स हैं, खासतौर पर सरकारी स्कूल के या अंडर प्रिविलेज्ड बिल्कुल क्लास के, वहाँ पे असातिज़ा बच्चों की बहुत बेइज्जती करते हैं। इसी तरह से बहुत से मदरसे भी ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों की बहुत बेइज्जती होती है, बहुत मार। उसके कितने नेगेटिव असरात हैं? वो बच्चे बड़े होकर क्या बनते हैं? वो जो गवर्नमेंट उस्तादज़ा हैं वो वहीं उसी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, उनके साथ भी ये सब कुछ होता था और बहुत कॉमन चीज़ है ये कही जाती है, ओ हम भी तो यही करते थे, हम लोग पता नहीं कितनी मारे खाते थे और क्या क्या करते थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ ज़्यादती आपके साथ हुई है तो वो आप कंटिन्यू रखें अपनी ज़िंदगी के अंदर, लोगों को और ज़्यादती के शिकार बनाए, बल्कि मेक देम अंडरस्टैंड दैट आई हैव बीन थ्रू समथिंग बैड। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं आगे इस जनरेशन को ये सब चीज़ें दूँ। अब वो बच्चा परेशान है, अक्सर लोग नहीं समझते, लेकिन एक बेइज्जती और एक क्लासरूम की वो जो ज़िल्लत है ना, वो अक्सर आप देखेंगे स्टूडेंट में सुसाइडल आइडिएशन और सुसाइडल अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनकी इज़्ज़त नफ्स पे अटैक हो रहा है। इज़्ज़त नफ्स को बचाने के लिए हम कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। और वो बच्चा क्या करे ना, वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं तो वो कहते हैं अच्छा हुआ, मैं तो उनको कहूँगा कि और लगाएं आपको और बोलें। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है हमारे यहाँ पे। एंड दोस्त होंगे तो वो मजाक बनाएंगे ब्रेक में, बस में, स्कूल जाते हुए आते हुए, एवरीवेयर आपको बार बार रिकॉल कराया जा रहा है। और वो आपने एक बेइज्जती की, आप चले गए घर। अब उस बच्चे के जहन में 100 दफ़ा 1000 दफ़ा वो बेइज्जती रिपीट हो रही है और उसको उतनी ही तकलीफ हो रही है। इट्स लाइक हिटिंग अ वॉल अगेन एंड अगेन विद एन एक्स। तो वो कहीं ना कहीं वो दरार आएगी, वो टूट जाएगा बच्चा और उसकी वो कंप्लीटली एक्सेल नहीं हो सकता। से निकला हुआ लफ्ज़ और आपके कमान से निकला हुआ तीर कभी आ सकता है। yes. तो आप जो बोल रहे हैं वो बहुत सोच समझ के बोले। बीइंग अ बॉस, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मदर, बीइंग अ सिस्टर, बीइंग इन अ रिलेशनशिप, आप जो कह रहे हैं समझे आपने कह दिया, तो सोच समझ के कहें। ये बेइज्जती जो है वो जिंदगी भर नहीं भूली जाती, तो कोशिश करें जो भी समझाना है वो प्यार से समझाएं। थैंक यू सो मच ज़ारा फॉर बीइंग हियर और बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही आपसे। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। आज से पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 T20 मैचेस की सीरीज़ शुरू हो रही है। पाकिस्तान ने कैसी टीम सेलेक्ट की है? इंग्लैंड की टीम थोड़ी सी कमज़ोर है, उसके कुछ प्लेयर इस वक्त बीमारी की वजह से या इंजरी की वजह से बाहर हैं, लेकिन मोइन अली की क़यादत में जो टीम खेलने जा रही है वो भी काफ़ी मजबूत है। पाकिस्तान को क्या कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए? पाकिस्तान की ओपनिंग पेयर के हवाले से सवाल उठते हैं कि ये तेज़ी से रन्स नहीं कर पाते। फ़खर जमान इस वक्त टीम से बाहर हैं इंजरी की वजह से, उनकी जगह शान मसूद को लाया गया है, वो कैसा परफॉर्म करेंगे? इन सवालों के जवाब देने के लिए अहमद कुरैशी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अहमद।
जी अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैंने बहुत से सवाल उठा दिए, इनके जवाब अगर आप देना चाहें कि एक तो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन अब कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा सा बदला हुआ कॉम्बिनेशन है, पाकिस्तान को किस कॉम्बिनेशन के साथ ओपनिंग करनी चाहिए, ये भी एक सवाल है। देखें रऊफ साहब, ओवरऑल अगर हम देखें जब से इंग्लैंड के अगेंस्ट और T20 वर्ल्ड कप के लिए जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उस पर आई गेस के हर बंदा ही बात कर रहा है। और पाकिस्तान का जो चीफ सेलेक्टर होना, आई थिंक जो सबसे टफ जॉब है पाकिस्तान में, क्योंकि जो भी चीफ सेलेक्टर आता है वो जब भी स्क्वाड अनाउंस करता है वो बेइज्जती होता है। और इस बार तो खैर बहुत सी वजूहात हैं, क्योंकि हम अगर एशिया कप की अपनी परफॉर्मेंसेस को देखें तो एशिया कप में जो हमारी परफॉर्मेंसेस थी वो अप टू द मार्क नहीं थी, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। उसकी वजह ये थी कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के बाद से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और ये चीज़ें आई थिंक कि आई एम श्योर कि जो बोर्ड की मैनेजमेंट है उनको भी नज़र आ रही होंगी, लेकिन क्यों इन चीज़ों के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, ये वही जवाब दे सकते हैं। मिडिल ऑर्डर हमारा अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। अभी जो इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है स्क्वाड अनाउंस किया है, मेरे ख्याल में ये इंग्लैंड वाली सीरीज जो है ये काफ़ी हद तक डिसाइडर हो सकती है कि आइदर ये स्क्वाड जो है वो T20 वर्ल्ड कप का वो सेम रहता है या इसमें कोई चेंजेस होंगे। दो जो प्लेयर्स इंक्लूड हुए हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज के लिए, एक तो आमिर जमाल हैं, उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता और उनके बारे में यही सुना है कि उनकी जो परफॉर्मेंसेस रही हैं वो कोई इतनी ख़ास नहीं रही। अबरार अहमद का मुझे इस वजह से अंदाज़ा है क्योंकि अबरार अहमद अभी KPL में मेरे साथ थे और KPL में उन्होंने जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। उन्होंने इवन के फर्स्ट ओवर भी आके डालते रहे हैं, जो कि यूजुअली नहीं होता कि हम लेग स्पिनर्स को नहीं देखते कि वो T20 में आके फर्स्ट ओवर डालें। उसमें KPL में उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा है। ही वाज द बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट एज वेल। तो अबरार का इंक्लूजन काफ़ी हद तक अच्छा है। आमिर जमाल को क्यों डाला गया है इसके बारे में जो है वो चीफ सेलेक्टर साहब ही बता सकते हैं। और एक चीज़ जो मेरा जो एक कंसर्न है एंड आई एम श्योर हर एक का कंसर्न होगा वो ये कि चीफ सेलेक्टर साहब ने जिसको जो है वो अपनी जिस भी सिलेक्शन को जस्टिफाई करना होता है उसमें अगर बैट्समैन का स्ट्राइक रेट अच्छा है तो कहते हैं जी स्ट्राइक रेट की वजह से इसको डाला है, अगर बैट्समैन की एवरेज अच्छी है तो कह देते हैं कि एवरेज की वजह से डाला है। तो मेरे ख्याल में एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होना चाहिए कि प्लेयर्स की इंक्लूजन जो है वो स्क्वाड में जो भी उस क्राइटेरिया को फुलफिल करे उसको स्क्वाड में आना चाहिए। जी हरमीत। अच्छा अहमद कुरैशी, अगर हम देखें कि इंग्लैंड की टीम की अगर बात कीजिए, मुआवजा किया जाए दोनों टीमों का, तो तकरीबन 20 T20 हमारे दरमियान हुए हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान के। 13 इंग्लैंड ने जीते हैं, 6 हमने जीते और दीगर जो है कुछ ड्रॉ है, कुछ का रिजल्ट नहीं आया। अब अगर हम देखें इंग्लैंड का जो स्क्वाड है उसमें 20 खिलाड़ी में से 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान में खेल चुके हैं, पाकिस्तान के विकेट से वाकिफ हैं, तो कितना फायदा वो अपनी टीम को पहुंचा सकते हैं? देखें ऑब्वियसली जब आप फ्रेंचाइज बेस क्रिकेट का हरमीत यही फ़ायदा होता है कि आप जो है एक तो कंडीशंस का आपको आइडिया हो जाता है दूसरे ममालिक की काफ़ी हद तक, दूसरा उनकी जो बॉलिंग या बैटिंग एबिलिटीज़ होती हैं उनका आपको पता चल जाता है। तो आई थिंक कि जो PSL वगैरह खेले हैं प्लेयर्स उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। समहाउ थोड़ी सी कंडीशंस डिफरेंट भी हैं क्योंकि PSL यूजुअली होता है जनवरी, फरवरी या मार्च में, और अभी जो है वो काफ़ी हद तक गर्मी है। यहाँ इस्लामाबाद में तो है, आई एम श्योर कि कराची में इससे ज़्यादा ही होगी। तो कंडीशन जो हैं वो काफ़ी हद तक डिफरेंट हैं PSL जब होता है उस हवाले से, लेकिन बिल्कुल फ़ायदा होगा क्योंकि जो प्लेयर्स PSL खेल चुके हैं उनको पिचेस का काफ़ी हद तक आइडिया है। उसके बाद जो है प्लेयर्स बॉलिंग लाइनअप का हमारा काफ़ी हद तक आइडिया होगा क्योंकि जितने भी बॉलर्स हैं वो PSL वगैरह खेलते रहते हैं, तो ये उन प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल उनके लिए हो सकता है। अहमद कुरैशी, मैंने जो एक स्टार्ट में सवाल किया था कि आज पाकिस्तान को ओपनिंग के किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, क्या शान मसूद को ओपन करना चाहिए? वो तो मेरे ख्याल में रिजवान अगर नहीं खेल रहे तो एक लाजमी चीज़ हो जाती है, या पाकिस्तान को कोई और कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए?
राहुल साहब, मुझे तो ये समझ नहीं आती ना कि आप मतलब ये लोग किस किस को एज अ ओपनर खिलाएंगे। कल चीफ सेलेक्टर साहब कहते हैं कि मोहम्मद हारिस को एज एन ओपनर इंक्लूड किया है, रिजवान भी ओपनर हैं, बाबर आजम भी ओपनर हैं, शान मसूद भी ओपनर हैं। मेरा नहीं ख्याल ये शान मसूद से ओपन करवाएंगे। हो सकता है शान मसूद वन डाउन आए, क्योंकि अगर इन्होंने ओपन कराना होता तो फखर जमान से भी करा लेते एशिया कप में। मेरे ख्याल में बाबर ही जो है वो ओपन करेंगे रिजवान के साथ, और शान मसूद जो है वो नंबर 1 आएंगे, 1 डाउन आएंगे। और शान मसूद को लाजमी खिलाना चाहिए। अगर ये लोग सीरियसली शान मसूद को लेके जा रहे हैं, सीरियसली से मुराद ये है कि वाकई अगर ये उनको T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खिलाना चाहते हैं, तो आई थिंक इस सीरीज को यूटिलाइज करना चाहिए और शान मसूद को प्रॉपर चांस देना चाहिए, ताकि वो जो अपना टैलेंट है उसको शोकेस कर सके एक दफा फिर से। हम में से तो किसी को शान मसूद के टैलेंट पे शक नहीं है। मेरे ख्याल में शायद बोर्ड को थोड़ा बहुत शक है, तभी उन्होंने इतना टाइम लगा दिया शान मसूद को स्क्वाड में वापस लाने में। लेकिन मेरे ख्याल में उनको चांस देना चाहिए। जो बैटिंग लाइनअप है, मेरा ख्याल है कि इसी जो मिडिल ऑर्डर है इसी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि जितना उनको कॉन्फिडेंस है मिडिल ऑर्डर पे। लेकिन सर हम तो कहते हैं बेस्ट ऑफ लक फॉर लाइक फ्रॉम आवर साइड, हमारी टीम के लिए कि आज जबरदस्त सा खेले, और ये खेल बड़ा जरूरी है। काफी एक लंबे अरसे बाद जब ये टीम पाकिस्तान पहुंची है तो लोग 17 साल के बाद इंग्लैंड की टीम आई है। उसमें जॉनी बेयरस्टो नहीं है, उनके बेहतरीन प्लेयर इस वक्त बड़ी फॉर्म में थे, लेकिन उसके बावजूद भी इंग्लैंड टीम को बहुत T20 खेलने का तजर्बा है। पाकिस्तान में भी खेल चुके हैं। पाकिस्तान में उनके 10 प्लेयर कम अज़ कम ऐसे हैं जिन्होंने PSL में खेला है। पाकिस्तानी कंडीशन से वो वाकिफ है, उनको कमजोर नहीं लेना चाहिए। तो देखते हैं मैच कैसा होगा। कल हम आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या रिजल्ट निकला, लेकिन बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड। तो हम आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।